अगर आपको पता चले कि आप सबको अपने हिस्से के रास्तों की तलाश है। सब चाहते हैं कि वो जनपथ से राजपथ पर पहुंचे। सब चाहते हैं कि वो जिस कुर्सी पर बैठे उसके ऊपर अशोक की एक लाट हो, एक स्तंभ हो जो भारत की राजकीय शक्ति का चिन्ह है। और उसके लिए सब दिन कवायद में लगे रहते हैं। कवायद जिसमें एक छोर पर हम नागरिक होते हैं और इसे नाम दिया जाता है लोकतंत्र का। और पर्व बताया जाता है उस दिन को जब नागरिक अपने अपने शास्त्र के मुताबिक, अपनी अपनी वरीयताओं के मुताबिक, समझ के मुताबिक जाकर अपने भाग्य विधाताओं का चुनाव करते हैं। कहा जाता है चुनाव वो मौका होता है जब वोटर, नागरिक अपना हिसाब चुकता करता है, रिजल्ट सुनाता है उन खद्दरधारियों का जो जीते और जीतते ही रहना चाहते हैं। चुनाव का दौर है। गुजरात में एक फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे की रणभेरी भी बच चुकी है। इन सब के बीच हमें लगा कि लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में एक बार फिर विस्तार से पहले फेज के चुनाव में किस तरह की संभावनाएं सामने आ रही हैं और दूसरे फेज के पहले किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, उनके बारे में विस्तार से बात की जाए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। फटाफट आपका परिचय करवा देता हूं अपने विद्वान मेहमानों से। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद मिरर और नव गुजरात समय से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार अजय उम्मट जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद। हम हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल, जो नमस्कार। गांधी जी का जो ट्रस्ट है नवजीवन, उससे भी जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और एक लंबे समय तक जिन्होंने गुजरात की राजनीति को, गुजरात में जो क्राइम एक्टिविटीज हुई है उनको भी बतौर रिपोर्टर कवर किया है। प्रशांत दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानता हूं कि आप इस तरह की किसी भी डिबेट में नहीं जाते हैं। लल्लन टॉप के दर्शक आपके लिए कृतज्ञ हैं और मैं उनका नुमाइंदा भी। हमारे साथ तीसरे मेहमान जुड़े हैं सूरत से संजय राठौर जी, जो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और लगातार इस सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लस्टर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। नजर इस पर इसलिए भी रहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल, भारतीय जनता पार्टी सरकार में गृह मंत्रालय समेत कई अहम पोर्टफोलियो संभालने वाले हर्ष सांघवी, ये दो बड़े बीजेपी के चेहरे वहां से आते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, जो कतारगाम से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण चेहरा अल्पेश कथेरिया, जो वराछा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा संजय सोरठिया समेत कई और भी नाम है। इसलिए सूरत का संग्राम दिलचस्प हो जाता है, तो हमने राठौर साहब से ये दरख्वास्त की कि वो आकर हमसे जुड़े। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ टीवी पत्रकार, स्तंभकार और लेखक राजदीप सरदेसाई जी, और भी कुछ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत प्रशांत दयाल जी आपसे करते हैं। जी। सवाल घिसा है, लेकिन मुझे लगा कि आप नए सिरे से इस पर रोशनी डाल पाएंगे। 2022 का गुजरात चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें साम्य क्या है, और अब जब एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे की तैयारी है, तो अलग क्या दिख रहा है इस बार? साम्यता यह है सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात का जो वोटर है, यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा की तरफ से सिर्फ एक ही नाम है, वो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हम देखे पिछले कई दिनों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस प्रकार अपना ध्यान गुजरात पे केंद्रित किया हुआ है, तो एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ सिर्फ नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ यहाँ तकलीफ यह है भाजपा की, और कि लोग यहाँ को अगर मान लो भाजपा को पसंद नहीं करते तो ऑल्टरनेटिव उनके पास कांग्रेस या आम आदमी पार्टी है, लेकिन गुजरात के लोगों के पास नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव, तो और नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव किसी को बनाना भी अभी तक तो नहीं चाहते। तो स्थिति यह है कि 2017 में यहाँ पे पाटीदार अनामत आंदोलन भी हुआ था, काफी दिक्कतें भी थी। आज ऐसी दिक्कतें नहीं है। जमीनी हकीकत जो मैं समझ पा रहा हूँ यह है कि पहला जो तबका खत्म हुआ और उसके कारण जो कम वोटिंग हुई, ये लोग ये मान रहे, खुद भाजपा वाले भी मान रहे कि हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा, वो सत्ता में तो जरूर आएगी। मेरा जो आकलन पहले भी था, आज भी है, जिससे शायद आज मेरे आकलन से भाजपा वाले भी सहमत नहीं हो। वो 110 से 130 के बीच जा रहे हैं। उनकी उनकी दौड़ लंबी चल रही है, क्योंकि उनके लिए वो गुजरात में खरा कमल भी आया था, आम आदमी पार्टी भी है, तो वो श्रेय
उनके हिस्से में जाएगा कि वो लोग भाजपा को जिताने के लिए काफी मदद करेंगे। तो कम मिले हैं, यानी वोटिंग कम हुई है, उससे नुकसान होगा भाजपा को, ऐसा मैं नहीं मानता। साम्यता यह है कि 2017 में भी नरेंद्र मोदी चले थे, 2022 में भी नरेंद्र मोदी चले हैं, और कल अहमदाबाद में उन्होंने एक लंबी 32 किलोमीटर की लंबा रोड शो भी किया है। तो हालांकि स्थिति ये बनी हुई है कि भाजपा सरकार तो बना रही है, अच्छी तरह बना रही है, लेकिन मैं जब कहता हूं कि भाजपा सरकार बना रही है, तो ये बात मानने के लिए, यानी अच्छे नंबर से सरकार बना रही है, ये मेरी बात मानने के लिए भाजपा वाले भी तैयार नहीं, क्योंकि वो सहमे हुए हैं। उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता इतने दिन गुजरात में है, तो जरूर कोई डर है उनके दिमाग में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जिस प्रकार मैं नरेंद्र मोदी या अमित शाह को समझता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ, ये एक भ्रम खड़ा किया गया है कि हम डरे हुए हैं, हमारे नंबर्स कम हो रहे, ऐसा मुझे नहीं लगता। सौरभ जी। जी, इससे पहले कि मैं अगले मेहमान की तरफ बढ़ूं, मैं भी एक किस्सा सुना देता हूँ। नेता नगरी के दर्शकों को बहुत पसंद आता है। ये नरेंद्र मोदी से जुड़े एक करीबी व्यक्ति ने हमें सुनाया था। बात तब की है जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जब वो विधानसभाओं के और जिलों के दौरे पर जाते थे चुनाव से पहले रिव्यू के लिए, तो उनके पास ऑलरेडी सर्वे हुआ करता था, फीडबैक हुआ करता था कि कौन सी सीट पर प्रत्याशी मजबूत है और कौन सी सीट पर प्रत्याशी कमजोर है। जिस सीट पर प्रत्याशी मजबूत होता था, उसे जब वन ऑन वन नरेंद्र मोदी उन बताने वाले के मुताबिक फीडबैक देते थे, तो उल्टा बोलते थे। कहते थे, यार तुम्हारा चुनाव फंसा हुआ है, तुम्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, आखिरी तक ढीले नहीं पड़ना है। और जिसका चुनाव दिख रहा होता था कि बहुत कमजोर है, परंपरागत रूप से कमजोर सीट है या समीकरण ऐसे बन रहे हैं, उसको बोलते थे कि तुम्हारा चुनाव बहुत शानदार चल रहा है, इसी मोमेंटम को बनाए रखो और उत्साह को नीचे ना आने दो। तो फिर उनसे पूछा जाता था कि ये उल्टा फीडबैक क्यों? बोले, यार जो जीत रहा है वो ढीला ना पड़ जाए, इसलिए बड़ा जरूरी है कि उसको खींच के रखा जाए, तनाव में रखा जाए। और जो हार रहा है वो शायद उसी मोमेंटम के दम पे पार लग जाए, 1% चांस है, तो उस उत्साह को कम ना होने दिया जाए। तो उन्होंने फिर पूरी, जिन्होंने ये, जिस प्रमुख व्यक्ति ने ऑफ द रिकॉर्ड ये पूरी कहानी सुनाई, जो नरेंद्र मोदी के करीबी थे, उन्होंने कहा कि यदि किसी चुनाव में आपको बीजेपी बहुत पसीना फेंकती नजर आए, है ना, बहुत परेशान नजर आए, बड़े बड़े दावों से बचती नजर आए, उन्होंने कहा, देखिए सी आर पाटिल शुरुआत में क्या कहते थे, 182 जीतेंगे, 150, बाद के इंटरव्यू में क्या बोले कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई भी अभी मिशन 165 प्लस, मिशन 170 प्लस की बात नहीं कर रहा है। दिस इज देयर स्ट्रेटजी। और कल भी आप देखिए, पहले फेज की वोटिंग के बाद अमित शाह ने ये बात कही कि बीजेपी का वोटर ये ना सोचे कि साहब बीजेपी तो जीत ही रही होगी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की पुनर्वापसी मुमकिन नहीं हो पाई। उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी बताई गई थी, तब उन दिनों प्री पोल सर्वे खूब हुआ करते थे, टीवी के नया नया चलन था कि साहब ये तो आ ही रहे सत्ता में वापस। तो वो भी एक वजह हो जाती है। मैं संजय राठौर जी के पास चलता हूं, क्योंकि सूरत को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। मेरी विशेष तौर पर दिलचस्पी है कतारगाम में, वराछा में, करंज में, इन सब सीटों पर। संजय जी अपने आप को अनम्यूट कर ले और बताएं कि वहां पर क्या वोटिंग पैटर्न रहा और किस तरह की चर्चाएं हुई वोटिंग के बाद। सौरभ जी, वोटिंग का परसेंटेज तो खूब कम रहा है उन इलाकों में, खास करके पाटीदार इलाकों में। और गोपाल इटालिया ने जो कतारगाम सीट से लड़ते हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट भी की इस बात की और ट्वीट भी किया था कि परसेंटेज कम रहा है। तो आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो उनको ज्यादातर इन्हीं सीटों से उम्मीद है कि कतारगाम, और सबसे बड़ी उम्मीद है वो है वराछा सीट, कि जहां से बीजेपी से कुमार कांडानी और अल्पेश कथेरिया लड़ रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी, ऐसे शुरुआत में तो उन्होंने कहा था कि हम सूरत की 12 सीट में से 6-7 सीट जीत लेंगे, लेकिन वो जीत मुझे कम नजर आ रही है वोटिंग परसेंटेज के बाद। और वोटिंग को लेकर जिस तरह से लोगों में निरस्ता कहीं न कहीं नजर आई, तो आम आदमी पार्टी अगर जीत सकती है यहाँ से, तो 1-2 सीट भले यहाँ से निकाल ले, संभावनाएं ऐसी लग रही है। बाकी तो वो भी ना निकल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जब आदमी मतदान करता है तो उसे फिर वो मोदी का चेहरा और मोदी का जो पार्टी का निशान है, बीजेपी का कमल, वो ही दिखाई देता है। तो आम आदमी पार्टी का, क्या वजह है उसकी? क्योंकि नाराजगी भी बहुत दिखती है। कैमरा बंद करिए तो सब लोग सिलसिलेवार ढंग से शिकायतें भी गिनाने लगते हैं भाजपा की प्रदेश सरकार से। नाराजगी भी है, लेकिन आदमी ये सोच लेता है, आखिर में कहता है कि जैसे एक कहानी, किसी हमारे किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो और फिर उसके बाद क्या कि झगड़े हो जाए हमारे,
और फिर कहें कि भाई अब तुमसे बात ही नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कभी लाइफ में, कहते यार छोड़ो, सब इतनी लंबी दोस्ती है तो क्यों अभी इतना सब खराब करे। तो वो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे के साथ लोगों की दोस्ती है। और जो लोकल कैंडिडेट है उनके प्रति तो 100% कह सकते हैं लोगों की नाराजगी है ही। और एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जो अपने बलबूते पे जीत जाए। अगर बीजेपी से न लड़े तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं जो यहाँ पे जीत जाए। सारे के सारे मोदी से संबंधित ही जीत दर्ज करवा पाते हैं। तो यही नाराजगी है। और काफी वोट परसेंटेज जो है, सौरभ जी मैं बताऊं कि 2017 में क्या था, सूरत में पाटीदार आंदोलन जो हुआ था वो यहीं से शुरुआत हुई थी। हार्दिक पटेल ने सबसे पहले रैली यहीं से निकाली। उससे तमाम जो आंदोलनकारी आज अलग अलग पार्टी में है। तो उस टाइम ये था कि कांग्रेस उन सीटों पे विजय हासिल कर लेगी जो सरकार के खिलाफ माहौल बना था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कांग्रेस परिणाम तक नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी ने मुश्किल से 2 सीटों के लिए ही मेहनत की, अरविंद केजरीवाल बराछा और कतारगांव। और इनके जो भी लीडर्स आए हैं, खास करके 2 ही सीट के लिए इन्होंने रोड शो करना हुआ हो या फिर चुनावी सभा करनी हो, 2 ही सीट पे किया है। तो आम आदमी पार्टी में बहुत उम्मीद यहाँ लग नहीं रही है कि 1-2 सीट के अलावा यहाँ पर अगर कोई ज्यादा परफॉर्मेंस कर पाए। और बीजेपी से जो मोहब्बत की बात है मतदाताओं की, वो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरा आ जाता है। मोदी के इमोशनल जो डायलॉग हुआ करते थे, भाषण, वो सोशल मीडिया पे घूमने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वजह देख रहे हैं कि बीजेपी को जो 12 सीटें हैं उसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता नजर आ रहा है। संजय जी, एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जब हम सूरत, अहमदाबाद या बड़ोदरा जैसे इलाकों में घूम रहे थे तो व्यापारी वर्ग या गृहस्थ वर्ग के एक बड़े पैमाने पर लोगों ने शिकायतें गिनाने के बाद आखिरी में उनकी सुई अटकी लॉ एंड ऑर्डर पर, कि हम सेफ महसूस करते हैं, और ऐसा लगा कि ये एक बड़ा कारक है अंततः उनके वोटिंग पैटर्न को डिसाइड करने का। इसकी क्या वजह है? लोगों के दिमाग में है कहीं न कहीं चीजें भर दी गई है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि अगर बीजेपी न रही तो आप पे फलाना फलाना राज कर सकता है, आपके फिर कांग्रेस की सरकार का याद दिलाया जाता है लोगों को। हालांकि उस टाइम जो आज का मतदाता है, जो युवा मतदाता, कांग्रेस सरकार उसने नहीं देखी है। लेकिन वो एक भय कहीं न कहीं दिखाया जाता है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं रही तो महिलाएं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। दूसरे समाज के लोग आपके मोहल्ले में आके मारपीट किया जाएंगे। जैसे मोहम्मद सूरती का नाम लिया गया भाषणों में कि मोहम्मद सूरती किसी जमाने में कांग्रेस के मिनिस्टर हुआ करते सरकार में, और फिर उनकी गाड़ी से AK-47 वगैरह पकड़े गए थे। तो ऐसे कुछ बीजेपी हमेशा है ना दहशत वाली बात करती है, अब वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। तो शायद ये वजह बड़ी हो सकती है कि अगर बीजेपी न रही तो हम कहीं ना कहीं, हमारी बहन बेटियां खतरे में आ जाएंगी। अब उनसे अगर आप ये पूछो कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वो नहीं बता पाते। तो एक ये वजह हम देख रहे हैं सर। इसको हम लोग गुजरात की पॉलिटिक्स का लतीफ फैक्टर कहते हैं। अजय उमर जी, आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल। जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, आपकी उनसे लगातार मुलाकात होती रहती है। अंदर खाने उनके बीच क्या कयासबाजी चल रही है? देखो, एक लतीफ फैक्टर वाली जो आपने बात की ना, वो फियर फैक्टर जो है वो अभी जम के भारतीय जनता पार्टी उसको एनकेस कर रही है। आप देखिए कि कल जो रोड शो मोदी जी ने किया अहमदाबाद में, वो नरोडा पाटिया और नरोडा गांव से किया, जहां आप जानते हैं 2002 कम्युनल राइट्स में क्या हुआ था। तो वो एक चीज याद दिला रहे हैं। अमित भाई जो है वो कांस्टेंट ये कह रहे हैं कि 2002 में कंकर फेंकने की जो कोशिश की थी और कानून के दायरे में रह के कैसा पाठ हमने पढ़ाया था, तो वो भी एक माइनॉरिटी को एक मैसेज देने की बात कर रहे हैं। फिर एंटी रेडिकलाइजेशन बिल लाने की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि देखो 2002 के बाद बच्चे जो हैं वो कर्फ्यू शब्द ही नहीं सीखे हैं। तो एक फियर फैक्टर जरूर है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि सर, अगर आपका गुजरात मॉडल इतना ही चुस्त है, दुरुस्त है, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो चुनाव के टाइम पे आपको बुलडोजर क्यों लाना पड़ता है? चुनाव के टाइम के आपके प्रवचनों में ये विकास की बात क्यों नहीं होती है? आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना इंप्रूव हुआ उसकी बातें हम क्यों नहीं करते हैं? हमने स्कूल और एजुकेशन में क्या किया वो नहीं बातें करते हैं। हम यही कह रहे हैं कि देखो, राहुल की कहने पर खड़गे जी ने मुझे ये गाली दी, तो वो सिंपैथी फैक्टर लाने की क्यों कोशिश करते हैं? कई बार तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो है वो खड़गे जी हैं, जो एक गाली बोल के चले जाते हैं, या मधुसूदन मिस्त्री हैं जो औकात वर्ड बोल देते हैं और बीजेपी वाले उसको ही रिपीट करते रहते हैं। तो ये किस लेवल पे हमारा चुनाव का ये रिटोरिक आ गया है? कई बार दया आती है हमको अपने ऊपर भी कि हम लोग क्या डिबेट कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग कि अगर आपने चुनाव के आपके मैनिफेस्टो में कहा है कि गुजरात की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो जाएगी,
मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है, तो गुजरात की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कैसे हो जाएगी? तो बाकी के 32 स्टेट्स जो है उसकी क्या हालत होगी? अगर आप ये दावा करते हैं कि गुजरात 87% एम्प्लॉयमेंट देता है, तो बाकी के 32 स्टेट्स जो है क्या वो 12.5% ही मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? नोबडी इज चैलेंजिंग दिस नैरेटिव कि गुजरात में प्रीनेटल केयर मिल रही है कि नहीं, पोस्ट नेटल केयर मिल रही है कि नहीं, कुपोषण का क्या रेट है, स्कूल में ड्रॉप आउट का रेस क्या है, ये जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो स्क्यूड क्यों है, इनइक्वालिटी जो है इनकम की वो इतनी क्यों है, वाई पीपल, जो आईआईएम के स्कॉलर्स जो है वो कहते हैं कि गुजरात इज ए क्लासिक केस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्यों है, ये जीडीपी में नंबर 1 हो और एसडीआई में 18, 19, 20 क्यों हो? इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, इवन डिसेंट वो नहीं हो रहा है। डायलॉग यही हो रहा है 2002 पे। अरे सर मेरा 2002 से क्या वास्ता, आपने मुझे सुरक्षा दी, थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी, बट आप अपने डेवलपमेंट मॉडल के आगे की बात बताइए नहीं, ये कुछ नहीं हो रहा है। सो इट इज अनफॉर्चुनेट, अल्टीमेटली कास्ट फैक्टर चल रहा है, कास्ट फैक्टर चल रहा है, कम्युनल फैक्टर चल रहा है और विनेबिलिटी क्राइटेरिया चल रहा है। अगर सर विनेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है तो 19 टर्न कोड्स जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं उनको आपने टिकट दे दी, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को साइड में कर दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि कुंवर जी बावलिया कोली कम्युनिटी के हैं, जवाहर चावड़ा है वो आहिर कम्युनिटी के हैं, जयेश रादड़िया है वो पटेल कम्युनिटी के हैं। बाहुबलियों को टिकट इसलिए दी क्योंकि वो चुनाव जीत जाए, विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी सब जो है वो मोदीत्व और हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अजय उमर जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात के स्तर पर डेवलपमेंट का कोई पुख्ता मॉडल, कोई ऐसी प्रॉमिस पेश नहीं कर पाई है और ऐसे जवाब नहीं दे पाई है जो पिछले 5 साल में उन्होंने स्कूल के लेवल पर, अस्पताल के लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर किए हों, वो इसको इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बना रहे हैं? मैं कहता हूं कि सर उसी पे कहिए ना कि देखिए सर हमने डीमोनेटाइजेशन करके दिया, डिजिटल इकोनॉमी कर दी, देखो आपका कितना फायदा हो गया। आप ये कहिए ना हम जीएसटी लेके आ गए, सर देखो आपका कितना फायदा हो गया, हमारी इकोनॉमी 11 नंबर से 5 पे आ गई। आप ये कहिए, ये सब नहीं कह रहे हैं ना। आप जानते हो कि ये कहने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ज्ञातिवाद का फैक्टर होता है कि देखो मैंने इतने पटेल को क्यों पाटीदार चीफ मिनिस्टर आ गया, विजय रूपाणी और उसकी पूरी कैबिनेट को क्यों बदल दिया आपने, 38 के टिकट क्यों काटे, कोरोना के टाइम पे आपको लगा कि एंटी इनकम्बेंसी आ रही है इसलिए आपने बदल दिया। तो ये सब तो सर ये कहने वाली बात है, डेवलपमेंट मॉडल की बातें की जाती है, चुनाव डेवलपमेंट मॉडल पे नहीं होता है। अगर डेवलपमेंट मॉडल पे ही होता तो 3 दिन से एंटी रेडिकलाइजेशन बिल की क्यों बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों हो रही है? सर आप लर्नेड आदमी हो, आप जानते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो somebody need to be explain what is आर्टिकल 12, 13, 14, 44 क्या होगा, 267 में क्या होगा, प्रेसिडेंशियल एक्सेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। लास्ट कैबिनेट मीटिंग में ये ले रहे हो। तो ये सब चीजें जो हम मतलब एकेडमिक डिस्कशन के लिए ठीक है, बट ग्राउंड रियलिटी में आपको बता दूं वो सिर्फ कास्ट फैक्टर चल रहा है, कम्युनल फैक्टर चल रहा है। अदरवाइज सर योगी जी का क्या वास्ता गुजरात में आके वो यहाँ चुनाव में कैंपेन करते हैं और उनका बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है। तो मैसेज काफी लाउड एंड क्लियर है कि ये अल्टीमेटली कास्ट और कम्युनल बेसिस पे ही सब इलेक्शन लड़े जाते हैं एंड गुजरात इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। आप उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान और स्मशान की बात कर लो, वहां पर जो मॉडल है, वहां बिहार में जाके कह दो पाकिस्तान चले जाओ, गुजरात में आके बोल देते हो कि भाई देखिए वो लतीफ वाला आ जाएगा, इज्जू शेख, तो कोई दादा नहीं रहेगा, सिर्फ हनुमान दादा रहेगा। और आम आदमी पार्टी बोलती है नहीं हनुमान दादा नहीं, गणपति दादा भी रहेंगे। तो सर ये किस लेवल पे डिबेट हो रही है सर? थैंक यू अजय जी। मैं अपनी व्यथा व्यक्त नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा ये बताओ। बिल्कुल खुल के बात करिए। चैनल भी नहीं है ना मुझे ये बोलने के लिए भी। जी, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार, और देवांशी जोशी जी, जो जमावट के नाम से अपना मीडिया वेंचर चलाती हैं और बहुत तेजी से विख्यात हो रही हैं गुजरात में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इससे पहले कि मैं बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊं, मैं एक बार फिर प्रशांत दयाल के पास लौट रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सर, आपने लंबे समय तक, दशकों तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, ये लतीफ फैक्टर जो बार बार आ रहा है, जिसको हर चुनाव में जिंदा किया जाता है, जरा इस आदमी की कहानी बता दें आप। ये जो लतीफ नाम का एक 1980 में आया एक छोटा सा लड़का, 19-20 साल का लड़का शराब के धंधे में आता है और एक 2 साल में अहमदाबाद में ही, और वो एक शराब के ठेके पे नौकरी करता है, छोटी सी नौकरी करता है, और उसको समझ में आ जाता है कि खुद का धंधा होना चाहिए। वो 80 के दशक में 5-6 महीने नौकरी करने के बाद खुद का धंधा अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में, जिसको पोपटिया वाड़ के नाम से जाना जाता है, वहां पर वो अपना धंधा शुरू करता है।
बुटलेगर होता है और वो कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह पूरे बिजनेस को डेवलप करता है, क्योंकि उसके वो जो इलाका है वो कोल वाला है, वहां पे गोडाउन्स नहीं है, बड़े रास्ते नहीं है, तो वहां के जो लोग रहते हैं उसके आसपास रहते हैं, उनके घरों में शराब रखी जाती थी, हर एक के घर में 2 पेटी 3 पेटी 4 पेटी, तो शाम होते उनको 100 रुपया 200 रुपया मिल जाता था। तो उसने पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह पूरे इलाके को इस धंधे में शामिल किया। 1985 में जब अहमदाबाद में रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन हुआ, फिर वो कम्युनल में कन्वर्ट हो गया, जब राइट्स हो गए तब वो कौम का नेता बन गया। 86 में जब चुनाव आए तब वो चुनाव लड़ना चाहता था, हालांकि कौम का नेता कैसे बना, थोड़ा विस्तार से बताइए प्रशांत जी, ताकि नेता नगरी के दर्शक, लल्लन टॉप के दर्शक और वंस एंड ऑल समझ जाएं कि एक शराब की तस्करी करने वाला कैसे गुंडा बनता है, फिर नेता बनता है, फिर आतंकवादी बनता है, कैसे वो पाकिस्तान भागता है, कैसे वो अपने सरेंडर के लिए मांडवाली करता है और फिर कैसे किन वजहों से उसका सरेंडर होता है जी। जब 80 से उसने और शराब फिर कैसे एनकाउंटर होता है। जी प्लीज जी कंटिन्यू। वो शराब के धंधे में जब लतीफ आता है, उसके बाद वो कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह अपना शराब का धंधा तो शुरू करता है। दरियापुर इलाके के काफी सारे मुस्लिम लड़के उसके धंधे में भी जुड़ जाते हैं, धंधा अच्छा चलता है। उसके पास 85 तक काफी सारा पैसा भी आ गया था और एक बुटलेगर के तौर पे उसका नाम भी हो गया था। तब यहाँ पे कांग्रेस का शासन था। जब 85 के दंगे गुजरात में शुरू हुए, अहमदाबाद में खास तौर पे शुरू हुए बड़े पैमाने पे, तो जो ऑपोजिट गैंग थी उसने लतीफ को चुड़िया भेजी कि जब मुसलमान मर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये चुड़िया भेजने का मैसेज इतना इफेक्टिव रहा सामने वाली गैंग का कि जो बुटलेगर था वो कौम का नेता बन गया। और सबसे पहले एक सब इंस्पेक्टर का मर्डर होता है, एमटी राणा करके, अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में वो सब इंस्पेक्टर था। दंगों के दौरान वो दरियापुर में जाता है, वहां उसे गोली मार दी जाती है और पहली बार उसके सामने एक ऑफेंस रजिस्टर होता है, वो भी मर्डर का, एक पुलिस को मारने का। तो मुसलमानों को भी लगा कि अपने ये कौम का तारनहार आया है, रक्षण करने वाला आया है। तो वहां से उसकी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो कौम के लीडर के तौर पे होती है। उस दौरान वो अरेस्ट भी हो जाता है और जेल में भी जाता है। 86 में जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आता है, दो घटना बहुत पैरेलल चलती है गुजरात के राजकारण में। एक लतीफ कौम का नेता होता है और दूसरा नरेंद्र मोदी प्रचारक थे, वो सहमंत्री के तौर पे गुजरात भाजपा में आते हैं। तो जब 86 का चुनाव होता है अहमदाबाद के अंदर, तब कांग्रेस अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी। तो भाजपा का जो प्रचार होना चाहिए वो पानी, गटर, रास्ता, बिजली वगैरह होना चाहिए, सुखाकारी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि वो भाजपा के पास एक स्ट्रेटजी लेकर आता है जो पूरी गेम बदलना चाहता है और नरेंद्र मोदी ये गेम चेंजर बनते हैं। नरेंद्र मोदी लतीफ का नाम का इस्तेमाल करते हैं 86 के चुनाव में। नरेंद्र मोदी गटर, पानी, बिजली की बात नहीं करते, वो चुनाव में यही कहते हैं कि आप लतीफ को भूलना मत। तो लोगों के दिमाग में आया, अखबारों में काफी घटनाएं छपी थी लतीफ के आतंक के बारे में, मुसलमानों के द्वारा हमला किया गया, इस प्रकार की जो स्टोरियां आ रही थी, उसके मध्य वो कौम का नेता होता है। लतीफ अरेस्ट हो चुका था मर्डर केस में, साबरमती जेल में बंद था। लतीफ भी चाहता था कि वो भी चुनाव में चुकाए, लेकिन कांग्रेस इतनी बेवकूफ नहीं थी कि मुसलमानों का इस्तेमाल तो उन्होंने खूब किया वोट बैंक की तरह, लेकिन वो लतीफ को टिकट देना नहीं चाहती थी। इसलिए वो लतीफ जो है वो अहमदाबाद की 5 सीटों से चुनाव लड़ता है। एक तरफ भाजपा भी धर्म की बात करती है, दूसरी तरफ लतीफ जो जेल में है वो एक भी दिन प्रचार में भी बाहर नहीं आया, वो कौम की बात करता है। और जब चुनाव का रिजल्ट, नतीजा आया, तो सरब जी भाजपा पहली बार अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में चुनाव जीतती है धर्म के नाम पर। और जेल में बंद अब्दुल लतीफ जो है, जो कौम का नेता बन गया था, वो भी 5 बैठक से चुनाव जीतता है। बीजेपी और कांग्रेस की डिपॉजिट जाए ऐसी स्थिति निर्माण होती। तो ये पहली बार प्रयोग हुआ गुजरात में दोनों तरफ से, लतीफ की तरफ से और भाजपा की तरफ से, कि अगर विकास की बात की जाती है या धर्म की बात की जाती है तो लोगों के हृदय को क्या छूता है, तो धर्म जीता यहाँ पे दोनों तरफ से। तो मैं ऐसा मानता हूं आज भी, अगर लतीफ नहीं होता तो गुजरात में कभी भाजपा सत्ता पे नहीं आती। और ये जो प्रयोग हुआ धर्म के नाम का,
वो पूरे देश में कहीं भी भाजपा नहीं करती। तो भाजपा को सत्ता देने के पीछे लतीफ का नाम बड़ा इस्तेमाल हुआ उसका। आज भी लतीफ के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो एक पिक्चर तैयार किया गया कि अगर कांग्रेस आती है तो मुसलमान आपको मारेंगे। ये जो डर 85 से डाला गया धीरे धीरे धीरे, आज भी वो डर है लोगों के मन में कि अगर भाजपा हार गई तो कांग्रेस आ जाएगी, और कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमान हमें मार देंगे। ये समझ में नहीं आता कि 12% मुसलमान है, एक साथ में भी ये लोग निकले तो भी गुजरात के हिंदुओं को नहीं मार सकते। लेकिन ये उनके दिमाग से, जहन से ये डर निकालना मुश्किल है। वो कौम का नेता हो गया, और उसके बाद सत्ता में जो परिवर्तन हुआ 90 के अंदर, भाजपा और गुजरात में जनता दल ने संयुक्त सरकार बनाई। वो सरकार लंबी चली नहीं, और कांग्रेस के सपोर्ट से चिमन भाई पटेल ने यहाँ फिर सरकार बनाई। उस सरकार में एक होम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम है सीडी पटेल। बड़े नेक प्रामाणिक होम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके एक साथी थे कांग्रेस के रऊफ वलीउल्लाह। ये रऊफ वलीउल्लाह उसी इलाके में रहते थे जहां पे लतीफ रहता था। रऊफ वलीउल्लाह का मानना ये थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके थे, इनका ये मानना था कि मुस्लिम यूथ का गलत इस्तेमाल लतीफ कर रहा है। वो काफी बार सीडी को ये कंप्लेन करते थे कि चिमन भाई सपोर्ट कर रहे हैं लतीफ को, और लतीफ मुसलमानों को बिगाड़ रहा है। इस कारण ये बात जब लतीफ तक पहुंची कि रऊफ ने उसके बारे में कंप्लेन की है, तो रऊफ वलीउल्लाह का भी मर्डर होता है। यानी कांग्रेस का सपोर्ट था और कांग्रेस के लीडर को वो मार देता है। ये जो 90 का दशक हुआ, उसमें टर्निंग पॉइंट भी ये आया कि लतीफ मुंबई जाता है, दाऊद इब्राहिम से मिलता है, और दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य किस प्रकार चल रहा है डी कंपनी के तौर पे वो देखता है। उसको लगता है कि गुजरात में भी उसका ये ऐसी गैंग होनी चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो क्राइम था वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था। 90 में जब वो कंपनी बनाने की सोचता है, तो उसके साथ दाऊद इब्राहिम का एक खास आदमी आता है जिसका नाम है शरीफ खान पठान। ये शरीफ खान पठान में बहुत इंटरेस्टिंगली ये कहानी इसलिए बताता हूँ शरीफ खान वाली, कि 90 के दशक में मैं पत्रकारिता में नया नया आया था। मेरी तनख्वाह सौरभ जी 500 रुपया थी। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तनख्वाह 30,000 थी, और जो ये शरीफ खान जिसको ये लाया था उसकी तनख्वाह 50,000 रुपया थी। तो अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी ज्यादा एक गैंगस्टर की तनख्वाह वो दे रहा था शरीफ खान को। ये शरीफ खान आता है और ये कहता है कि आपका धंधा लतीफ ठीक चल रहा है, लेकिन आपके नाम का खौफ नहीं है लोगों में, तो पहले खौफ होना चाहिए। तो खौफ कैसे क्रिएट किया जाए? तो वो खौफ खड़े करने के लिए वो कहता है शराब की तस्करी के धंधे में भी मोनोपोली होनी चाहिए, शराब आपके ब्रांड से बिकनी चाहिए। तो गुजरात के जितने बुटलेगर्स थे उसको एक फरमान जाता है कि अगर आप लतीफ की शराब नहीं खरीदते तो आप धंधा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये फरमान छूटता है, काफी सारे लोग सरेंडर हो जाते हैं। कुछ लोग 10 से 12 लोग सरेंडर नहीं होते, जो बुटलेगर थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, उनको शरीफ खान जाके मार देता है। तो शराब के धंधे में एक मोनोपोली आ गई कि शराब अगर गुजरात में बेचनी है तो सिर्फ लतीफ बेचेगा। तो एक नया दौर शुरू हुआ अहमदाबाद के अंदर गैंगस्टरों के द्वारा। दूसरा खौफ लोगों में, सिविल सोसाइटी में भी खौफ खड़ा करना था। तो गुजरात के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका भी किडनैपिंग होने लगा। उस जमाने में 3 से 5 करोड़ रुपया लतीफ गैंग छोड़ने के लिए लेती थी। तो ये जो कुछ हो रहा था चिमन भाई और कांग्रेस के शासन में, लतीफ का जो साम्राज्य बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं भाजपा के फायदे में हो रहा था। ये डर जो भाजपा ने दिखाया था, ये साबित हो रहा था कि ये डर फोकट का नहीं है, ये सही में इतना खतरनाक आदमी है। जब बाबरी मस्जिद टूटी तब दाऊद इब्राहिम ने जो ब्लास्ट किए उसका एक हिस्सा अहमदाबाद में AK-47 और हैंड ग्रेनेड आए, और लतीफ ने यहाँ भी आतंक मचाया। यहाँ पे अहमदाबाद में हैंड ग्रेनेड फेंके गए, AK-47 से फायरिंग हुई। तो जो लतीफ एक छोटा सा बुटलेगर था, वो कौम का नेता बनता है, गैंगस्टर बनता है, और 93 में वो टेररिस्ट भी बनता है। उसके बाद उसको पाकिस्तान भाग जाना पड़ा। पाकिस्तान लंबे अरसे तक वो रहा। जब केशुभाई पटेल के सामने यहाँ पे रिबेल हुआ और गुजरात भाजपा एक ऐसी स्थिति में आ गई जिसे हम शिस्तबद्ध पार्टी के नाम से जानते थे, उस दौरान वो सडनली वापस आता है। ये भी कहा जाता है कि उसने सरेंडर नहीं किया था,
भाजपा के कुछ नेताओं ने उसको वापस बुलाया था और प्रॉमिस दिया था कि तेरी हर शर्त मानी जाएगी। वो वापस आता है, अहमदाबाद साबरमती जेल में रहता है। उसकी जो शर्तें थी उस मुताबिक एक ही एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करती है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, शंकर सिंह की राजपा सरकार आती है, दिलीप परीख मुख्यमंत्री होते हैं और ये लतीफ शंकर सिंह के एक खास आदमी सगीर अहमद को मार देता है, जिसके सगीर अहमद को पुलिस प्रोटेक्शन भी था और सगीर अहमद को मार दिया जाता है। शंकर सिंह की दिक्कत ये थी कि ये भाजपा की तरह पूरी घटना को एनकेश नहीं कर सकते थे, लेकिन मुसलमान नाराज हो उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय जनता पार्टी में मुसलमान भी थे। पुलिस को आदेश होता है और 87 के अंत में लतीफ एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन आज भी लतीफ को भाजपा जिंदा रखती है, क्योंकि लतीफ का जिंदा रहना जरूरी है। अगर लतीफ जिंदा नहीं रहेगा तो भाजपा खत्म हो जाएगी। थैंक यू। मैं चाहता था प्रशांत जी कि ये हमारे दर्शकों को विस्तार से पूरी क्रोनोलॉजी पता चले। आई एम मूविंग टू मिस्टर राजदीप सरदेसाई who is smiling at this narration. मिस्टर सरदेसाई, आप गुजरात में घूम रहे हैं, क्या फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं इस बार? पहले मैं आपको बता दूं मैं क्यों स्माइल कर रहा था। आपको पता हो ना पता हो, मेरे नाना जो थे वो पुलिस अफसर थे अहमदाबाद में, और गुजरात के दयाल साहब जानेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग आईजी रहे 70 के दशक में। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग एक ये है कि नरेंद्र मोदी जी को पहली बार अरेस्ट होते हैं नवनिर्माण मूवमेंट में 73-74 में। तो मेरे ग्रैंडफादर के सामने एक दलील आती है कि आप इन स्टूडेंट्स को पुलिस अरेस्ट कर रही है। चिमन भाई पटेल के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था, तब चिमन भाई पहली बार मुख्यमंत्री थे। तो मेरे ग्रैंडफादर ने जाकर उन बच्चों को कहा कि स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, जो उनके जो रिंग लीडर्स हैं उनको टच करिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को अभी भी पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि पंत साहब ने हमको मदद की थी 73-74 में कि आप स्टूडेंट्स को मत अरेस्ट कीजिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मत अरेस्ट कीजिए, जो रिंग लीडर जो वाकई वहां तूफान कर रहे थे उनको अरेस्ट किया जाए। एक ये कारण था। और दूसरा जो था राउफ वालिउल्लाह, वो बड़े मेरे मदर बड़ी उनको अच्छी तरह से जानती थी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आज दयाल जी ने आपको बताई है कि लतीफ ने एक राज्यसभा कांग्रेस के एमपी की हत्या की थी, जो लतीफ के खिलाफ एक तरह से वहां मुहिम चला रहा था। और चिमन भाई पटेल का रोल उसमें एक क्वेश्चनेबल है इस तरफ से कि क्या चिमन भाई पटेल लतीफ जैसे लोगों को संरक्षण दे रही थी, ये एलिगेशन उस समय हो रहा था। तो मुझे वो यादें आती है कि रऊफ वालिउल्लाह वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव लीडर। और आज की तारीख में आपको बहुत कम लीडर उस तरह से मिलेंगे। और एक तरह से मुस्लिम समाज को अगर आप देखें इस चुनाव में बिल्कुल इनविजिबलाइज होगी, कोई जगह ही नहीं है। 3 सीटों या 2-3 सीटों पर लड़ते हैं। एक वाकानेर की सीट शायद उनकी मिलती है, दरियापुर जमालपुर, बाकी तो कहीं जगह आज बहुत ही मुश्किल है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ना और जीतना। पर उस जमाने में कई मुस्लिम कैंडिडेट्स लड़ते थे, जीतते थे। और राउफ वालिउल्लाह मैं समझता हूँ was a symbol of the progressive Muslim of that period of the 1990s. आप आते हैं अब के चुनाव में। अब मुझे लगता है सौरभ भाई, जो मैं देख रहा हूं इस चुनाव में एंड में एक ही फैक्टर आ रहा है, नरेंद्र मोदी। मैं 2 दिन पहले विरमगाम में था। लोगों ने कई चीजों के बारे में तकरार की कि यहाँ जो फैक्ट्री लगी हुई है, वहां जितने भी लोकल्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ हमारी पानी की बहुत समस्या है। यहाँ कांग्रेस का एमएलए है, उसको गांधीनगर पानी स्कीम नहीं दे रहा है, वो बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में वही स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है। वहां एक ही कॉलेज है, वहां ये तकरार थी कभी कभी टीचर प्रोफेसर समय पर नहीं आते हैं। पेपर लीक का मामला तो आपने भी कवर किया है, लोग हर जगह में जाकर कहते हैं कि पेपर लीक होता है और हमारी समस्या बढ़ती है। तो ये सब हो रहा था। उस बीच में मैंने पूछा फिर वोट किसको दोगे? सर हमें तो वोट मोदी जी ने वोट राजदीप जी आपकी आवाज उनका कहना था हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो एक तरफ आप ये लंबी हमें गिनती दे रहे हैं कि आपकी तकरारें क्या है। ये भी कहा गया कि हम ये नहीं जानते कि भूपेंद्र पटेल क्या कहना चाहते हैं, कभी हमारे समक्ष नहीं आए, मुख्यमंत्री कौन है ये भी कई लोग नहीं जानते। वोट किसको दोगे? मोदी जी को देंगे।
तो एक तरह से मुझे लगता है गुजरात में मोदी का कल्ट बन गया है, एक क्रेज। जहां भी आप जाओ, आप किसी भी जगह जाओ, एक दो जगह को छोड़कर, जैसे अब अगर आप जिग्नेश मेवानी की कॉन्स्टिट्यूंसी जाओ वडगाम में, वहां क्योंकि जिग्नेश मेवानी ने काम किया वाकई कोविड के टाइम में, खास करके ऑक्सीजन प्लांट का, तो वहां लोग जिग्नेश मेवानी इंडिविजुअल को दे रहे हैं। लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एमएलए का भी नाम कई लोग नहीं जानते, या कौन कॉन्टेस्टेंट है। कई ऐसे लोगों को टिकटें भी दी गई है। विनेबिलिटी क्राइटेरिया की बात आज अजय उमट कर रहे हैं। उस विनेबिलिटी क्राइटेरिया में जानिए कैंडिडेट का कुछ हद तक रोल है, जहां वो कैंडिडेट बाहुबली है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह के कैंडिडेट्स को बीजेपी ने दिया है, फर्स्ट टाइम जो कई लोगों को दिया है, दे आर विनिंग ऑन मोदी जीज नेम। आज जो है जिस तरह से लोगों के टिकट काटे गए, कई जो मंत्री है और कई एक जनरेशन को निकाला गया है, फिर वो विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, उस जनरेशन को निकाल के उनके कंस्टिट्यूंसी। मैं महसाणा गया था, अब महसाणा कम से कम वहां नितिन पटेल के पोस्टर तो कुछ जगहों में दिखे, तो मैंने लोगों से पूछा क्या किस तरह से देखते, तो उन्होंने कहा नहीं, नितिन पटेल जी अच्छे आदमी है, उनको राजनीति में रहना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर आप दुखी है क्या कि उनको टिकट नहीं दी गई है, वो नहीं लड़ रहे? हाँ सर, लेकिन मोदी जी का डिसीजन है, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो एक तरह से ये राज्य का चुनाव भले ही हो, इट इज अ रेफरेंडम ऑन मोदी जी लीडरशिप एंड पॉपुलैरिटी इन गुजरात। जहां जमीनी हकीकत ये है सौरभ जी, एजुकेशन लेवल लीजिए, मैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में था, वहां पीएचडी स्टूडेंट से अगर आप बात करें, आप जानेंगे उनके कम्युनिकेशन स्किल कितने कमजोर है। मैं एक अन्य जगह सौराष्ट्र में था जहां हेल्थ फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज वर वेरी पुअर कंडीशन। रूरल रोड्स आप लीजिए, हाईवे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़े हाईवे से दूर जाइए, रास्तों की हालत देखिए। इन सब के बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद जब लोगों को पूछा गया, तो मुझे लगता है दो फैक्टर होते हैं, एक मोदी जी का करिश्मा और दूसरा कहीं ना कहीं हिंदुत्व। और हिंदुत्व के भी मुझे लगता है सौरभ जी दो परिभाषा है गुजरात में। एक है कि जहां भी जाओ जो रिलीजियस आइडेंटिटी, लोग धार्मिक, खास करके महिलाओं में जो धार्मिकता है उसको लेके, जो स्वामीनारायण सेक्ट हो, मोरारी बापू सेक्ट हो, जो एक बिनाइन हिंदुत्व, आप कह बिनाइन हिंदुइज्म कह सकते हैं, नॉट हिंदुत्व बट हिंदुइज्म, उसका अट्रैक्शन जो है, उसकी वजह से कहीं खास करके महिलाएं जो है, आप देखेंगे वो एक तरह से देखती है मोदी जी एज ए हिंदू गॉड ऑलमोस्ट, कि एक तरह से ही इज पार्ट ऑफ अ हिंदू गॉड पैंथियन। जिस तरह से आप ये परम स्वामी हो और अन्य नेताओं को जिस तरह की उनकी फॉलोइंग है, उस तरह से देखते हैं। दूसरा जो है वो है एंटी मुस्लिम, और वो शहरों में ज्यादा है। जो आज दयाल जी ने बड़ा लंबा सफर दिलाया, यंगस्टर मुझे मिले फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनका जन्म हुआ है 2002 के बाद या उसी समय हुआ, यानी उन्होंने केवल बीजेपी की सरकार देखी है। पर उन्होंने मुझसे कहा नहीं, हमारे पिताजी हमसे कहते हैं या माताजी कहती है कि 90 के दशक में या 80 के दशक में जब कांग्रेस हुआ करती थी तो दंगे हुआ करते थे और तोड़फोड़ हुआ करती थी। मुझे लगता है दयाल जी ने एक उदाहरण नहीं दिया, ही कैन करेक्ट मी, लतीफ जी ने एक मैसेकर किया था, एक तरह से गोलीबारी हुई थी एक जिमखाना में, राधिका जिमखाना करके, अहमदाबाद में उस समय। तो ये सब जो घटनाएं हैं, इट हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर in and around urban Gujarat in particular, especially in Ahmedabad. तो उन जो जब बच्चों से बात करते हैं, वो भी मानते हैं कि we are worried about our future in terms of jobs, we worry about education standards. अगर हम IT करना चाहे तो हमको गुजरात छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। But when it comes to voting, a mix of हिंदुत्व and Modi's करिश्मा means कि अभी भी वो बीजेपी को ही चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, इसके रियल एक्स फैक्टर देयरफॉर ऑफ दिस इलेक्शन, नई बात इस इलेक्शन में एक ही है कि ये आम आदमी पार्टी आ गई, और आम आदमी पार्टी के आने से कुछ जगहों में जो यंग और रेस्टलेस वोटर्स, मैं कहूंगा जो युवा वोटर्स हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास कोई अब तक ऑप्शन नहीं था, दे आर लुकिंग एट आप एज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। पर अभी मैं पूछता हूं कि जब वो उस वोटर के डब्बे में जाएंगे, विल दे रियली वोट फॉर चेंज, बदलाव, या वो कहेंगे नहीं मैं हिंदू हूं या मैं मोदी जी का समर्थक हूं। सो आई थिंक गुजरात एक ऐसा राज्य है सौरभ जी, जो अंग्रेजी में एक शब्द है टाइम वॉर्प, उसका हिंदी में मैं
आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इट, लेकिन ऐसा है कि जैसे समय ही नहीं बदला है। और अगर आप 10 साल पहले 15 साल पहले भी जाते गुजरात में तो उसी तरह की आवाजें आती। देवर स्टिल आप 2012 का चुनाव लीजिए, प्रशांत किशोर ने एक बार मुझे कहानी बताई थी। ही टोल्ड मी कि 2012 गुजरात वाज वन ऑफ द टफेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि उस समय उस चुनाव के पहले 2 साल सूखा पड़ा था गुजरात में, एंड देयर वाज जेन्युइन एंगर दैट वाज बिल्डिंग अप अमंग फार्मर कम्युनिटी। पर जब चुनाव हुआ, जिस तरह से इवेंचुअली लोगों ने अपनी एक तरह से हिंदू गुजराती अस्मिता, कोई ये मिक्स है मोदित्व को जब हम बात करते हैं, इट इज अ मिक्स ऑफ हिंदू अस्मिता एंड गुजराती अस्मिता, कि हमारा बेटा जो मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो हिंदू आइडेंटिटी है वो केवल ये भाजपा सरकार प्रोटेक्ट कर सकती है। बट बिकॉज द आम आदमी पार्टी हैज प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ आउटलेट दिस टाइम, कि आप देखिए अगर आप इतने नाराज हैं, आपको शिक्षा, हम आपको कुछ देंगे, उसका एक अट्रैक्शन कुछ एरियाज में हुआ है। अगर आप मध्य गुजरात में जाए, उत्तर गुजरात में जाए, कोई असर नहीं पड़ता है, सौराष्ट्र साउथ गुजरात। और कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिविजुअल लीडर्स के दम पर लड़ रही है। तो जिग्नेश मेवानी विल वर्क वेल, भरत सिंह सोलंकी अपने एरिया में आप देखेंगे आनंद खेड़ा में वो अच्छा करेंगे, कांग्रेस को वहां सीटें आएंगी। उत्तर गुजरात में कांग्रेस को कुछ सीटें जरूर आएंगी, अच्छी तरह से सीटें आएंगी। पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो देयर इज द डोमिनेंस जो मैंने देखा है, मैंने किसी और राज्य में इस तरह का एक पार्टी का कार्यकर्ता लेवल पर डोमिनेंस नहीं देखा जो गुजरात में है। एंड लिंक टू दैट इज रियल एस्टेट। अनदर बिग, जितने भी नेता हैं अब गुजरात के, दे हैव बिकम पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स। ये ना गांधी का गुजरात है ना सरदार का, ये है क्रोनी पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स का गुजरात। आप जानते हैं कि मानसा की टिकट किसको दी गई है? एक बिजनेसमैन को दी गई है, जिन्होंने बीजेपी का जो ऑफिस है गांधीनगर में आलीशान जो बना है उसका लैंड उन्होंने दिया है, उसके बदले में उनको ये मिलता है। सो इफ यू सी, कांग्रेस के जो नेता स्विच हुए, 5 या 6 को मंत्री बनाया आपने, क्यों बनाया? बिकॉज दैट इज द रिवॉर्ड सिस्टम। आप अगर पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर है तो कोई विचारधारा नहीं रहती, आप एक दिन कांग्रेस पर रह सकते हैं, दूसरे दिन आप बीजेपी में चले जाते हैं। अहमद पटेल के करीबी कई लोग जो एक उनके करीबी हुआ करते थे, बलवंत राजपूत, वो क्यों चले गए? He was one of the richest candidates, but he wanted some benefits, protection. So एक गुजरात की राजनीति और ये हर राज्य में हो रहा है सौरभ जी। महाराष्ट्र में भी इसी तरह से पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। कर्नाटक, उत्तर भारत में उतने साधन नहीं होंगे लेकिन फिर भी होने जा रही है और जमीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि गुजरात इतना अर्बनाइज्ड हुआ है। मैंने देखा जैसे आप कहीं शहर के बाहर जाने लगते हैं, वडोदरा हो, अहमदाबाद, you can see new hotels, new buildings coming up, and most of them, I am told by my sources, are Benami controlled by politicians. There is one politician whose daughter controls half a dozen of these hotels, we are told, in and around Ahmedabad. And उनको जो संपत्ति बनी है वो पिछले 10-15 सालों में बनी है. So what you are seeing, Saurabh ji, in Gujarat is a mix of Hindutva, Moditva, cronyism, and a complete control in a sense of institutions. So I don't see anything but a BJP. You know, लोग कहते हैं ये टफ फाइट है, मुझे तो टफ फाइट नजर नहीं आता. देखते हैं अभी, क्योंकि आपने नॉर्थ गुजरात का जिक्र किया, हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव हैं जो नॉर्थ गुजरात में विस्तार से घूमे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो नेता नगरी के दर्शकों को सबसे पहले, ये चर्चा तो चली रही है मोदी फैक्टर, ये फैक्टर, वो फैक्टर, विपुल चौधरी फैक्टर के बारे में बताएं. राहुल श्रीवास्तव जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. सौरभ जी नमस्कार. देखिए, गुजरात का जो इलेक्शन जो अभी इतनी लंबी बातचीत हुई है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज कहना चाहूंगा कि गुजरात को जितना आप देखें, गुजरात एक इलेक्शन एक्सरसाइज, एक मैनेजमेंट हो गया है. वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, वोटर्स का अटेम्प्ट नहीं है, नेताओं का. हर चीज एक खांचे में फिट है. अगर आप देखिए तो बड़ी खेत की बात है, उमर साहब ने बहुत बेहतरीन बात बोली कि साहब सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट में हमारी डिबेट किसी भी पॉजिटिव इश्यूज पे नहीं है. हम जब बात करते हैं, राजदीप कह रहे हैं कि एक
कल्ट की तरह से नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हम ये बड़ी आसानी से बोल देते हैं बिकॉज आई थिंक हम लोग भी ना इजियर सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। साहब ये कल्ट ऐसा क्यों है कि सौराष्ट्र के ग्रामीण इलाके जो 70% वहां पे नहीं चलता है, ये ट्राइबल इलाकों में क्यों नहीं है कल्ट? अगर ये कल्ट है तो इसलिए है कि एक मेजॉरिटी पीरियड फैक्टर जोन में गुजरात के ये कल्ट एलिमेंट बन गया है। ये गुजरात का कल्टशिप जो है ना, इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल विसंगतियां हैं। दूसरा ये है कि अगर आप देखिए कि 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, ये मेंबर्स की पार्टी है बीजेपी। 18 करोड़ की पार्टी में क्या ऐसा एक स्थिति आ गया है कि चुनाव के टाइम पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सबको झोंक देना पड़ता है। 65 रैली हुई हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की पहले फेज में, 35 बाय द प्राइम मिनिस्टर, 30 और बाय अमित शाह जी। 65 रैलियां अगर आप हटाएं इसमें से, तो आप मुझे बताइए कि दिल्ली में इनमें इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की थोड़ी गूंज इसलिए आ गई क्योंकि हम लोग यूपी से हैं और मीडिया में है, आपको लार्जली गूंज यही सुनाई दे रही है। अब राजदीप जैसे मेरे एडिटर हैं, अब राजदीप मेरे एडिटर हैं और मेरे जैसे नालायक को नौकरी देते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो जिस समय एक बड़ी स्टोरी होती है और राजदीप को अपने आप को झोंकना पड़ता है और वही पूरी खबर को बचाते हैं और चैनल की इज्जत, तो यानी गलती राजदीप साहब की है ना कि राजदीप ने मेरे जैसे को रखा क्यों? तो ये कुछ इश्यूज हैं कि बीजेपी के लिए एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में कि चुनाव आफ्टर चुनाव अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी को पुल अप करना है, बीजेपी को बचाना है रेस्क्यू मोड में, वो एक प्रॉब्लम है। सेकेंड, हर बार ये जो विक्टिमहुड है, ये एलिमेंट एक, अब जो उमर साहब ने कहा, ये भी एक बहुत वरीइंग एलिमेंट है। साहब वोटर पुराना हो चुका, नया हो चुका है, बिल्कुल यानी बिल्कुल बदल गया है। उसके बावजूद आप देखिए कि सारे एक आपका कल्ट एलिमेंट है, दूसरा है कि सभी जमीन के इश्यूज के ऊपर उनको ऑब्सक्योर करते हुए चुनाव लड़ा जाता है। ये ऑब्सक्योर करते हुए जमीनी इश्यूज को चुनाव जो है, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है साहब, क्योंकि इससे आम आदमी के इश्यूज जो है सरकार की प्रायोरिटीज में नहीं आ पाते हैं। आज सड़कें जो राजदीप कह रहे हैं खराब है, वो इसलिए हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है साहब सड़कें बनाने का। उसकी फोटो लगती है किसी स्कीम में और वो फोटो मोदी जी से छोटी है, वो मेरे को नहीं लगता जाकर के देखा गया है। जो राजदीप करप्शन की बात कर रहे हैं, रैम्पेंट करप्शन है। मैं ट्राइबल इलाकों में गया था, वहां पे ये हालत है साहब कि नए कानून के तहत जून में जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों को ये बताने के लिए कि साहब जो फर्जी का फर्क और नकली का और असली का फर्क है, उसमें लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने हैं। सौरभ 16-17 डॉक्यूमेंट लगने हैं। गरीब ट्राइबल जो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, वो जाके दफ्तरों के धक्के खाता है। उन धक्कों में उसको हर मीटिंग के 500 रुपए देने होते हैं, उसके पास 500 रुपए नहीं है साहब, तो वो जाकर के जातीय प्रमाण पत्र नहीं बना पाता, स्कॉलरशिप नहीं ले पाता, नौकरी नहीं ले पाता, किसान संघ का सदस्य नहीं बन पाता। ये परेशानी है, ये करप्शन है, ये पुअर गवर्नेंस है। वो इसलिए भी है क्योंकि किसी को अच्छी सरकार चलाने के लिए मैं कोई कायदे का राजदीप रिपोर्टर नहीं ढूंढ रहे हैं साहब। राजदीप अगर अच्छा रिपोर्टर ढूंढते तो बढ़िया खबरें लेके आता, राजदीप को रोज फील्ड में नहीं आना पड़ता। ये क्राइसिस है साहब। अब आप उत्तर गुजरात में आपने विपुल चौधरी साहब का लिया। विपुल चौधरी साहब का क्लासिक केस है। वो एक समय पे बहुत यंग टर्क थे और 27-27 साल के उमर साहब को याद होगा, मेरे को थोड़ा एज का डाउट है, वो चुनाव जीत गए और उस समय पे चुनाव जीतने पे 1995 में, और उसके बाद वो केशुभाई साहब के साथ के टाइम में थे जब वघेला साहब ने बगावत करी तो उनके साथ चले गए और मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद वो सरकार चली नहीं, बीजेपी वापस आ गई, ये भी वापस बीजेपी में आ गए। इन्होंने पहले मनसा से चुनाव लड़ा था, उसके बाद दूसरा एक चुनाव लड़ा, वो हार गए। इनके पिताजी जो थे तो वो मानसिंह भाई हुआ करते थे, विधायक थे, अच्छे नेता थे महसाणा में, और इन्होंने दूधसागर डेयरी नाम की एक डेयरी शुरू करी। बहुत छोटी स्तर की डेयरी शुरू हुई जिसमें कुछ 100 लीटर दूध और थोड़े ही कुछ लोगों का दूध आया करता था। वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में माना जाता है। जब कुरियन साहब अमूल की शुरुआत कर रहे थे
तो मानसिंह भाई का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। ये दूधसागर डेयरी इतनी बड़ी हो गई सौरभ कि 2018 में इसने 40-45 लाख लीटर एक दिन में दूध का जनरेशन किया, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और तमाम अमूल की प्रोडक्ट जो हम आज दिल्ली में इस्तेमाल करते हैं, पूरे देश में इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो इस जगह से, इस डेयरी से होती है। इस डेयरी में विपुल चौधरी का चेयरमैन थे। करीब 10-15 साल पहले वो कुछ घोटाला करते हैं, ये आरोप है उनपे, और उनके ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अगस्त सितंबर के महीने में उनको अरेस्ट किया जाता है। अब उसके पीछे अगर आप जाएं तो 1 साल पहले अगस्त के महीने में उन्होंने एक अर्बुदा देवी, जो कि यहाँ पूरे नॉर्थ गुजरात के इलाकों में ज्यादा जो बाहुल्य में पाए जाते हैं, चौधरी समाज 16-17 लाख का है, और काफी दबदबा है इन लोगों का दूध के धंधे में। ये यूपी के जाटों की तरह से हैं और चौधरी कहलाते हैं। तो ये लोगों में नाराजगी आ जाती है कि विपुल चौधरी को अरेस्ट किया गया है, तो वो अर्बुदा सेना बना रहे थे। अर्बुदा सेना बना करके वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे थे उस इलाके में, एक दबंग नेता बनना चाहते थे, बिल्कुल गुजरात की तरह से, यूपी की तरह से, वेस्टर्न यूपी की वो अपनी चौधराहट ढूंढ रहे थे। तो उस चौधराहट की ढूंढ में वो ज्यादा बड़े होने की कोशिश करने लगे, उन पे आरोप लगे घोटाले के, और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए साहब, उनको अरेस्ट किया जाता है, तमाम अफरा तफरी मचती है। चौधरी समाज घूम घूम करके पिछले 2.5-3 महीनों से गांवों में फेरी लगा रहा है, अर्बुदा यात्रा निकाल रहा है, विपुल चौधरी के लिए तमाम अनशन प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है एक साहब, शंकर चौधरी साहब, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं। बनास डेयरी जो है वो भी एक बहुत बड़ी डेयरी है, उस डेयरी के वो मुखिया रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं एक समय बीजेपी के। ये भी 27 साल की उम्र में, उसी टाइम में जब विपुल चौधरी नेता बने थे एमएलए, तब ये भी एमएलए बने थे, काफी दोनों का। तो इस समय लड़ाई क्या है? डेयरी वर्सेस डेयरी, चौधरी वर्सेस चौधरी, और एक मैनेजमेंट का अटेम्प्ट हो रहा है कि थोड़ा ओबीसी जोड़ लो, थोड़ा अहीर जोड़ लो, और उसके साथ जो हमारे साथ के ओबीसी हैं उनको जोड़ लीजिए। ये क्राइसिस जो है ना सौरभ, मैं देख रहा हूं कि हर जगह पे, हर जोन में बीजेपी के लिए, सेंट्रल गुजरात और कुछ गुजरात के जो अहमदाबाद के आसपास के इलाके हैं, वहां जो राजदीप ने कहा पोलराइजेशन जो है, उसके कारण बीजेपी की दुकान अच्छी चल जाती है उस इलाके में। लेकिन जैसे ही वो सौराष्ट्र के रूरल बेल्ट में जाती है, जहां कोली को वोट देगा, अहीर को वोट देगा, वहां बीजेपी का ये पलड़ा जो है हल्का होने पड़ता है। जहां ट्राइबल इश्यूज पे जाता है कि भाई मैं ट्राइबल हूं, बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, बहुत सारे ट्राइबल क्रिश्चियंस हो चुके हैं, कन्वर्जन के खिलाफ घर वापसी की बात होती है, वहां पे बीजेपी हल्की पड़ जाती है। ये बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म क्राइसिस है साहब। ये क्राइसिस है कि बीजेपी को अपना वोटर बेस, अगर आप देखिए 2017 एक बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए, कि उसका वोट बेस रहा 49.5%, जो कि एक समय पे, अगर मैं गलत नहीं हूं मेरे आंकड़ों में, तो बीजेपी का 2002 में भी 49.85 का वोट बेस था। लेकिन बीजेपी की उस समय सीटें 127 थी और 2017 में 99 थी। यानी आपका वोट बढ़ रहा है मगर आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो कम हो रहा है। मींस यू आर लेस पॉपुलर इन कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि जो शहरी इलाके में है, जो रूरल इलाके हैं, उसमें कांग्रेस को नुकसान आम आदमी पार्टी ज्यादा करेगी। अब देखिए साहब, इसुद्दीन गढ़वी साहब को आपने वहां लड़ा दिया है खमालिया में, वो बहुत ज्यादा क्या कर पाएंगे, लोगों को लग नहीं रहा कि वो बहुत ज्यादा कुछ हिला पाएंगे, लेकिन हाँ रूरल वोट काटेंगे। लेकिन अगर 2021 के हिसाब से आप सूरत चले आते हैं तो सूरत के अंदर जो 5 लाख के करीब, 5 से 7 लाख के करीब में डायमंड ट्रेड में और तमाम चीजों में जो वर्कर आता है वो सौराष्ट्र से आता है साहब। वो नाराज था बीजेपी से। पिछली बार भी एक वर्ग था जो बिजनेसमैन का 2017 में जीएसटी के कारण, मुझे याद है मैं गुजरात में था, अरुण जेटली जी को भेजा गया था, 3 दिन लगातार अरुण जेटली ने मीटिंग की थी ट्रेडर्स के साथ। तो ये एक एलिमेंट्स जो है कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी नुकसान कर सकती है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी फैक्टर जो है वो भारी है, वो भारी डेफिनेटली है। उसका भी एक बिजनेस कारण है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो पूरे एक ब्रांड है गुजरात। दूसरा उसके अलावा यह भी फैक्टर है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो 1.7 लाख करोड़ का
बिजनेस जो दूसरे राज्यों में जाता था वो इधर आ सकता है, गुजरात को मिल सकता है। तो एक बड़ा वेल मैनेज, जो राजदीप कह रहे हैं टाइम रैप नहीं, ये एक मैनेज्ड स्टेट हो गया है चुनाव के मामलों में, जहां बीजेपी का मैनेजमेंट इज मच सुपीरियर टू द मैनेजमेंट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू राहुल जी। देवांशी, थैंक यू सो मच, आप इतने धैर्य से अपनी बारी का इंतजार भी कर रही थी और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को सुन भी रही थी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं ये जानना चाहता हूं देवांशी की बहुत सारे साथियों ने अलग अलग फैक्टर्स बताए, कोई और चीज जो आप इसमें जोड़ना चाहें, क्योंकि आप लगातार वहां ग्राउंड पे कवरेज कर रही हैं। मैं राहुल सर ने जो बताया उसमें से काफी सारी चीजों पे सहमत हूँ। आदिवासी इलाकों में और उत्तर गुजरात में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, बीच में व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया फैमिली ग्रुप में कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आपको शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन क्या करेंगे जब आपकी बगल में कोई आएगा जो आपको अच्छे से रहने नहीं देगा? तो आप पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। फिर यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल से बहुत सारे वोट, और ये जिन्होंने भेजा है वो कुछ समय पहले अपने ओपीएस को लेकर बहुत सरकार को गिर रहे थे और पूछ रहे थे कि सरकार ऐसा है, सरकार जवाब नहीं दे रही। अब वही हमारे फैमिली मेंबर हमें वो सवाल भेजते हैं कि यार सब कुछ गलत है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम जिएंगे कैसे अगर दूसरी सरकार आ गई? तो एक ये मसला है। दूसरा है कि जो यहाँ पे बहुत बार जिसका जिक्र हुआ कि हमने ये दिया, कि डेवलपमेंट के नाम पर क्या गिनाया कि हमने 100% घर ऐसे हैं जहां शौचालय दे दिया, नल से जल दे दिया, इतने लोगों को रोजगारी दे दी गई, लेकिन वो सब कागज पर है। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई चैलेंज नहीं करता उस बात को। क्योंकि हम जैसे गांव में जाकर आए तो हमने ऐसे इतने सारे घर देखे, हजारों घर देखे कि जहां पे पानी नहीं आ रहा, पीने के पानी की वहां पे बहुत सारी समस्याएं हैं। करप्शन इतना ज्यादा है कि सालों से शौचालय नहीं बन पाए। इतने सारे जिले ऐसे हैं जहां आज भी लोग सुबह खुले में जाते हैं शौच को। तो ये बहुत बेसिक समस्याएं हैं। और अगर इसका जिक्र कोई विधानसभा के चुनाव में नहीं करेगा गुजरात में, तो कब होगी इसकी बात? लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि 2002 का चुनाव हो, 12 का और 22 का, 7 का, किसी भी चुनाव में मुद्दे घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां पे वहां अटका हुआ है गुजरात। तो मैं समझती हूँ कि गुजरात वहीं पे है जहां पे 2002 में था, 2022 आ गया, नए वोटर्स ऐड हुए, लेकिन मुद्दे नहीं बदले। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुद्दे नहीं बदले, लेकिन घूम फिर कर एक काल्पनिक भय पैदा करते हैं लोगों के दिमाग में कि दूसरे आ जाएंगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ, आपका जीना हराम हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो उसके चक्कर में लोग इन सारी चीजों से प्रभावित भी होते हैं। दूसरा रहा कि जो वोटिंग हुआ, मैं नहीं मानती कि ये भाजपा के खिलाफ वोटिंग हुआ है। 2012 में जब प्रशांत किशोर के किस्से का जिक्र कर रहे थे राजदीप सर, तो 72% वोटिंग हुई थी उस वक्त। तो 72% बहुत ज्यादा वोटिंग होना, तो उसका मतलब कि भाजपा जानती है कि कब हमें ज्यादा वोटिंग करवाना है, कौन से गांव में कम वोटिंग करवाना है। तो मैनेज होता है, ये मैथमेटिक्स है पूरा। उनको जब पता था कि हमारे फेवर में वोट जाने वाले हैं तो बहुत अच्छे से वोटिंग हुई। अब इस बार जहां जहां कम वोटिंग हुई है वो सारे पाटीदार प्रभावित क्षेत्र है। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे कड़वा पाटीदार को टिकट दिया था। पाटीदार का सिर्फ एक फॉर्मूला रहता है कि कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जिताना पाटीदार को है। तो जहां जहां वोटिंग कम हुई सारे पाटीदार प्रभावित क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने जहां रैली की थी वो जामकंडोरना के आसपास के किसी भी गांव में अच्छा वोटिंग नहीं हुआ। 2017 की तुलना में तो 5-7% की कमी आई है, तो जो काफी कम नंबर है। जहां वोटिंग ज्यादा हुई है वहां भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आम आदमी पार्टी की फेवर में वोटिंग हुई होगी, आदिवासी इलाकों में भी, क्योंकि आदिवासी इलाके तो पहले से ज्यादा वोटिंग करते हैं। 2012 में 80% के आसपास उनकी वोटिंग हुई थी, तो इस बार धीरे धीरे कम है। गुजरात के लोगों का चुनाव में इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर आप शहर के गुजराती से जाकर बात करोगे तो वो बोलेगा कि क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे पहले भी ये करना था, यही अभी भी वही करना है, मुझे पहले भी रेकड़ी ही चलानी थी, आज भी वही करना है, कोई भी आएगा तो मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, एक ये सवाल करता है। दूसरा, जैसे आपने सीआर पाटिल से पूछा था पेपर लीक को लेकर, पिछले 5 सालों में गुजरात का ये सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं के बीच में। लेकिन जवाब क्या दिया उन्होंने कि एक फिल्म थी, उसके ऊपर एक काल्पनिक कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे पेपर लीक होता है। सरकार ने कभी अपनी जिम्मेदारी का स्वीकार नहीं किया। आप अभी भी
अगर आप भाजपा बोलती है कि हम 140 के आसपास या 150 या 182 पे आते हैं, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि 2002 में नरेंद्र मोदी थे, उसके बाद इन्हीं मुद्दों पे 7 में चुनाव हुए, 12 में हुए, तो 22 में भी वही सेम मुद्दा है। तो पिछले 5 सालों में ऐसा क्या अद्भुत, अकल्पनीय, जबरदस्त हो गया गुजरात में कि आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि गुजरात आपको 150 सीट देगा? तो जवाब ये है कि आप थोड़ा अच्छे से मैथमेटिक्स सीख गए हैं। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा है कि यहाँ इस गांव में हमें दिक्कत होती थी, तो यहाँ इसको खड़ा कर दो, इसको निर्दलीय खड़ा कर दो। तो एक जातीय समीकरण अच्छी तरीके से बनाने लगे हैं, तो जीत आपकी आसान हो जाती है। तो मैं नहीं मानती कि भाजपा हार रही है, और भाजपा बहुत अच्छे से जीत रही है, ऐसा अभी तक जो माहौल है वो भी बता रहा है। लेकिन वो कैलकुलेशंस है, जनता का मूड नहीं है, जनता तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। शहर डिसाइड कर देते हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट की सीट ले लीजिए तो गुजरात में तो फिक्स हो जाएगा रिजल्ट। बाकी के क्षेत्र है वहां का ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करता। असेंबली में डिलिमिटेशन हो चुका है, तो उस तरीके से कास्ट इक्वेशन ऑलमोस्ट सेट हो गए हैं कि 2012 में समझ में आया कि यहाँ ये वाली कास्ट है जो दिक्कत करती हमें, तो सीटों का डिलिमिटेशन हो गया, तो वहां पे वो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां चुनाव होने वाला है वो सेकेंड फेज के जो इलाके हैं, तो उत्तर गुजरात में बनासकांठा जैसे इलाकों में कांग्रेस बहुत मजबूत परिस्थिति में अब तक थी, लेकिन अब उनके सामने आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, निर्दलीय लोग भी कुछ है, और यहाँ ये वाले फेज में भाजपा के भी कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो वो लोग भी ऐसे है कि अगर वो लोग जीतते भी है, अगर वो भाजपा के विधायक को हराकर, मतलब कैंडिडेट को हराकर जीत भी लेते हैं, तो भी वो जाने वाले भाजपा में है। तो भाजपा को वहां दोनों ओर से बहुत ही अच्छा फायदा है। दूसरी एक और बात हुई थी पूरे में कि हिंदुत्व वाली बात, सरकार या कोई भी लॉजिक नहीं दे पाता। द्वारका में 50 से ज्यादा मस्जिदों का डिमोलिशन हुआ, बताया कि पाकिस्तान से पैसा आया है, फंडिंग होती है और द्वारका में मस्जिद बन रही है। पूर्णेश मोदी मंत्री थे, उन्होंने ट्वीट किया कि इतने फंडिंग के साथ 2007 में यहाँ कुछ 4-5 मस्जिदें थी, अभी 50 से ज्यादा थी। अब पूर्णेश मोदी ये नहीं बता पाते 2007 में भी आपकी सरकार थी, 22 में भी आपकी सरकार के होते हुए इतना फंडिंग कैसे वो मस्जिद बन गई? तो ये सारे एक बेसिक सवाल है, जनता सवाल ज्यादातर पूछती नहीं। जब होते हैं आंदोलन तो वो सब टेम्पररी इफेक्ट होती है, जनता भूल जाती है। और जितने लोग आपसे पेपर लीक वाले मिलते हैं उसमें से ज्यादातर तो गांधीनगर में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो लोग तो गए ही नहीं वोट डालने, तो वो लोग क्या चेंज कर पाएंगे? वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। राठौर साहब कुछ जोड़ना चाहेंगे पूरी बातचीत में बिफोर वी क्लोज दिस? बस यही है, दहशत की राजनीति है। ऑन कैमरा कुछ और बोलते हैं लोग और ऑफ कैमरा कुछ और बोलते हैं। जैसा देवांशी जी बता रही थी, इन सारी चीजों सारे लोगों ने कहा कि अब सीआर पाटिल को आप देखेंगे, सीआर पाटिल को पूरे चुनाव कैंपेन से बाहर रखा बीजेपी ने, वजह नहीं पता है। जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद लगातार वो हर एक दिन एक जिला के नाम से कार्यक्रम चलाए थे, हर जिले में जाते थे, रुकते थे, लेकिन पूरे कैंपेन से अचानक से सीआर पाटिल को गायब कर दिया गया, वजह हमें नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बना रही, बात सही है, लेकिन सूरत से जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदें थी ओवरऑल, वो उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। दहशत के चलते लोग मुद्दा आंदोलन थोड़े दिन चलाते हैं और फिर मुद्दे को भूल जाते हैं। जब वोट करना होता है बस मोदी का चेहरा देखते हैं और फिर वही कल्पनाएं में हम खो जाते हैं कि अगर बीजेपी नहीं आई, मोदी जी नहीं आए तो हमारा क्या होगा, हम ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो कल्पनाओं की राजनीति है, दहशत की राजनीति में लोग वोट कर रहे हैं सर। इससे विशेष तो अब क्या संजय जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताई कि सीआर पाटिल पूरे कैंपेन से गायब है। अजय उमर जी, आपकी तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से लगातार बात और मुलाकात होती रहती है, क्या है अमित शाह और सीआर पाटिल का प्रेडिक्शन? देखिए, कल रात ही अमित भाई ने डिनर खिलाया था सभी पत्रकारों को, दिल्ली के जर्नलिस्टों को, और मैं भी वहां था। मुझे वहां से जो मतलब वो मिली, सीआर पाटिल को इन्होंने फायर फाइटिंग मैनेजमेंट के लिए लगाया था कि भाई जहां जहां, आपको बताऊं कि अभी सेकंड फेज में जो देवांशी ने जो बताया ना, मतलब ये बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, वो अपनी विक्ट्री जो है उसको मैनेज करती है। तो सेकंड फेज में आप देखिए तो सबसे ज्यादा बीजेपी को प्रॉब्लम कहाँ है? बीजेपी को प्रॉब्लम बागियों से है। ये बागी जैसे पादरा में है या बागुड़िया में है या करजन में है या नांदोद में है या बायड़ या खेरालू या धानेरा, देयर आर 19 कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां बीजेपी के बागी खड़े हैं। और वो जब सीआर पाटिल या होम मिनिस्टर समझाने जाते हैं तो यही कहते हैं कि सर हम चुनाव जीत के वापस बीजेपी में ही आ जाएंगे।
तो सीआर पाटिल का काम ये है कि भाई ये सब बागियों को समझाना और कार्यकर्ताओं को ये कहना कि आप तन और मन से लगे रहो, धन की चिंता पार्टी करेगी। तो सीआर पाटिल जो है अभी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। सीआर पाटिल जो है वो जहां जहां एक हेलीकॉप्टर उनको दे दिया गया है, सुबह उनको बताया जाता है कि कच्छ में प्रॉब्लम है तो कच्छ में चले जाते हैं, लखपत चले जाते हैं, अबडासा चले जाते हैं, गांधीधाम जाके फिर बोला जाता है जामनगर चले जाओ तो जामनगर चले गए, कंडोरना चले जाओ वहां चले गए, फिर वापस अहमदाबाद हेडक्वार्टर में आके अमित भाई को और मोदी जी को ब्रीफ कर देते कि इतना हो गया है। फिर उनको बताया जाता है कि विपुल चौधरी की अर्बुदा सेना में, मानसा में और खेरालू में ये प्रॉब्लम है, वहां चले जाओ। तो उनसे कैंपेन नहीं करवा रहे हैं, उनसे ये सब डैमेज कंट्रोल करवाने का काम जो है वो पार्टी करवा रही है। और पार्टी, जैसा देवांशी ने बताया और मैंने भी उसी चीज को जो कहा, जो देवांशी ने अपने फील्ड की बातों का कहा, मोटे तौर पे मैं ये मानता हूं कि बीजेपी हैज मैनेज्ड, जो कास्ट पॉलिटिक्स की मैं जो बात कर रहा था, जो कम्युनल एंगल की जो मैं बात कर रहा था, वो उस हिसाब से उन्होंने इतने इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं। सौरभ, मैं आपको उदाहरण दूं, लिंबायत कॉन्स्टिट्यूंसी है सूरत में सीआर पाटिल में, जहां से संगीता पाटिल कॉन्टेस्ट कर रही है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 46 कैंडिडेट हैं, वहां 86,000 मुस्लिम है, उसमें से 36 मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। अब आप समझाइए 36 मुस्लिम कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लगाया गया है कि ताकि ये वोट काटे और ताकि संगीता पाटिल जो है वहां से चुनाव जीत जाए। या बापू नगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 9 मुस्लिम कैंडिडेट जो है, हालांकि वो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, फिर भी वहां पर 9 मुस्लिम कैंडिडेट्स को लगाया गया है। और ये सब स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स लगाए जाते हैं ताकि चुनाव में उनके वोट कटे, कांग्रेस पार्टी के वोट कटे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत जाए। सूरत में, सूरत ईस्ट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 2,03,000 वोटर्स हैं, उसमें से 91,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 45,000। वहां पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट को केजरीवाल के कहने के मुताबिक अगवा कर लिया गया। दूसरे दिन पुलिस प्रोटेक्शन में आके उसने अपना कैंडिडेचर जो था वो विड्रॉ कर लिया, ताकि हिंदू वोटर्स, हिंदू कैंडिडेट सिर्फ 2 ही रहें और बाकी 14 में से 12 कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम रहेंगे। आप समझते हो कि ये पोलराइजेशन करके वोट काटने की वृत्ति है और कुछ नहीं है। राजदीप मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए सर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर। ये मेरा आप सब लोगों से सवाल है, खासतौर पे अजय, जितने भी ये सीनियर लोग हैं, अजय जी, राजदीप जी, राहुल जी, एट द एंड ऑफ द डे, जैसा हम यहाँ पर कहते रहते हैं, हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाते हैं क्या मुद्दे होने चाहिए थे, लोगों की शिकवा शिकायतें लगातार दिखा रहे हैं। पर एक चीज मुझे और भी याद रहती है कि पॉलिटिक्स में आप कंप्लेन अगर कर रहे हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं, विनर नहीं हो सकते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो बाकी 2 बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ठीक है, यहां पर हमने व्याख्या की, बता दिया कि साहब मोदी का कार्ड चल जाता है, पर जब तक आप उसकी काट नहीं ढूंढोगे, यहाँ पर व्याख्याकार आकर यही बोलते नहीं कार्ड चल जाता है, आप कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कहते हैं कि मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है। ये कहते समय वो टीवी मीडिया को लक्ष्य करते हैं या सारी मीडिया को, ये अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। पर जब ग्राउंड पर कांग्रेस दिखती है तो दिखाया भी जाता है। हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड पर कांग्रेस लड़ती नजर आ रही थी, हर सीट पर, हर मोर्चे पर, तो वो भी दिखाया जा रहा था। लेकिन अगर गुजरात में कई इलाकों में वो नदारद है तो फिर वो कहां से दिखाया जाए। आम आदमी पार्टी ये शिकायत करती है कि साहब हमें उतनी स्पेस नहीं मिली मीडिया में और दूसरी जगहों पर गुजरात में। पर अगेन वही बात है कि आपके लिए भी उतनी तैयारियों का समय था, और जब आप चैलेंजर हैं तो आपको उसी हिसाब से अपने टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करने होंगे। तो पोस्ट इलेक्शन आप ये सब मीमांसा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जब वो 90 मिनट 70 मिनट का गेम हो रहा है तब तो आपको परफॉर्म करना है। तो ये इन दोनों पार्टियों की रणनीति में आपको कहां चूक नजर आ रही है अभी तक, राजदीप? देखिए, उसके पहले जस्ट 30 सेकेंड, आपने 1.5 घंटे तक आप बात कर रहे हैं, एक बार आपने उस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बात ही नहीं की, भूपेंद्र पटेल। क्योंकि मैंने कोशिश की उनका इंटरव्यू करने का हटलोडिया में, तो मुझे उनके खास आदमी ने कहा कि देखिए आप प्लीज मत करिए कुछ, और ना ही आप माइक उनके पास रखिए, क्योंकि हमें कहा गया है वो बिल्कुल इन सब चीजों से उनको कहा गया है दूर हटिए। अब आप सोचिए एक मुख्यमंत्री, क्योंकि ये इल्जाम लगता है ना हमेशा दूसरी पार्टियों के पर कभी कभी कि दिल्ली की हाई कमांड कल्चर का जो आरोप कांग्रेस पर इतने सालों से लगता है वो आज गुजरात में भी लगना चाहिए, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री को कहा गया ऑलमोस्ट
कि आप प्लीज किसी भी इंटरव्यू में मत जाइए, और ना ही वो जाना चाहते, वो केवल प्री स्क्रिप्टेड हर कुछ करते हैं। ये है भूपेंद्र पटेल। अब आपने कांग्रेस और आप की बात की। देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं, आप कांग्रेस के ऑफिस में जाते हैं अहमदाबाद में, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस ऑफिस में पिछले 100-150 साल से जितने कांग्रेस के अध्यक्ष बने उनके तस्वीरें लगी हुई। कांग्रेस इज लिविंग इन द पास्ट। वो प्रेजेंट और भविष्य के बारे में नहीं सोचती। वो सोचती है कि एक जमाने में हम बड़ी पार्टी थे। अब इस हालत में क्या हुआ कांग्रेस का इस चुनाव में, आपने रघु शर्मा को 15 महीने पहले वहां भेज दिया राजस्थान से, और रघु शर्मा अशोक गहलोत के करीबी है, उन्होंने घर भी ले लिया है अहमदाबाद में, उन्होंने कुछ हद तक मेहनत भी की है। लेकिन अगर आप 12-15 महीने पहले एक व्यक्ति को भेजते हैं वर्सेस समवन लाइक अमित शाह, ये मैन टू मैन मार्किंग, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मार्किंग की किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करना है, ये अमित शाह क्यों करते हैं? क्योंकि 30 सालों से यही तो कर रहे हैं। आपको बड़ी आश्चर्य की एक स्टोरी है कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी 90 एंड ऑफ 80s अर्ली 90s में बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तब क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह को अलग अलग जगहों भेजा और कहा कि जो पंचायत चुनाव हुए ना, उसमें जो नंबर 2 कैंडिडेट है, जो हारा हुआ है, उनको जाके टैप करो कि वो हमारी तरफ आए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की माइक्रो मैनेजमेंट 80 और 90 के दशक से चल रही है वहां। उस लेवल की कांग्रेस की कहां हो सकती है जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास गुजरात का ये 30-40 साल का इस लेवल पर अनुभव हो। अगर हो भी शक्ति सिंह गोयल जैसे व्यक्ति जो कई सालों से कांग्रेस में से जुड़े हुए हैं, कहीं हटे नहीं है, आपने कभी किसी को पूरी तरह से एम्पावर नहीं किया, तो हर कांग्रेसी क्या करता है? भरत सोलंकी अपनी एरिया में है, सेंट्रल गुजरात में। अर्जुन मोढवाडिया चाहता है कि अपने इलाकों में अपनी लाज बच जाए। शक्ति सिंह गोयल चाहता है कि अपनी एक तरह से पहचान बन जाए। इन सबको बीजेपी ने कई लोगों को हराया था पिछली बार, क्योंकि बीजेपी ने सोचा कि जितने बड़े कांग्रेसी नेता हैं उनको एक बार हरा दे, उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। मुझे कहा गया कि कांग्रेस चाहती थी कि विरमगाम में हार्दिक पटेल के खिलाफ भरत सिंह सोलंकी लड़े, ताकि एक तरह से वो ठाकुर वर्सेस एक तरह से ठाकुर समाज को वो एकजुट करके एक मैसेज दे दे कि हम जो है, हमारी पुरानी खाम अलायंस जो है क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, उसको एक बार फिर मजबूत करना चाहते हैं। भरत सिंह सोलंकी का नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसमें राहुल गांधी मुझे लगता है उस दिन थे, उन्होंने कहा कि इनको लड़ना चाहिए। फैक्ट इज भरत सिंह सोलंकी विड्रू एट द लास्ट मोमेंट, का नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरा एक आदमी है वहां मिस्टर भारवाड़, वो लड़ेंगे। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी का कहना है ये जितने भी कांग्रेस के नेता गुजरात के हैं, दे आर ऑल नेता बारिंग 1 और 2 जिन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग, गुजरात में वर्ड यूज होता है, सेटिंग हुई है। तो राहुल गांधी ने कहा आई डोंट वांट टू बी इन दिस कैंपेन। उनको जबरदस्ती लाया गया एक दिन के लिए, उन्होंने 2 रैली की। सो कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में, रघु शर्मा ने फिर कहा कि मैंने पूछा फिर आपकी क्या रणनीति है? उन्होंने कहा हमने लोकलाइज किया है, हमने हमारे नेताओं को कहा है, लोकल नेताओं को, आप इसे राहुल गांधी बनाम मोदी मत बनाइए। प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के लिए आने वाली थी, लास्ट मिनट डिसीजन लिया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया, क्योंकि खड़गे जी नहीं तो ऐसा लगेगा वो बिल्कुल दिल्ली में रहते, तो उनको वहां भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति है कि इस चुनाव में हम लोकल लड़ेंगे, लोकल फैक्टर्स पर लड़ेंगे, और ये बड़े नेताओं की हमें जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि फिर वो नेशनल मुद्दों पर आ जाता है जहां हम मोदी जी का टक्कर नहीं दे सकते। हम लोकल इश्यूज पर लड़ेंगे। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद कांग्रेस वॉर रूम। कांग्रेस वॉर रूम ने बीजेपी से का एक हैज टेकन अ लीफ आउट ऑफ बीजेपीज बुक। उन्होंने भी अपने 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, उन्होंने भी अपने बूथ लेवल कमेटी बना दी। हालांकि बीजेपी तो अलग लेवल पर गई है। अब पन्ना प्रमुख के नीचे 5 पेज समिति वॉलंटियर्स रहेंगे। सो 30 वोटर के लिए, फॉर एवरी 30 वोटर्स देयर विल बी 6 पीपल मैनेजिंग इट। 6 कार्यकर्ता विल बी मैनेजिंग 1 पेज ऑफ अ वोटर। ये लेवल है बीजेपी का। कांग्रेस हैज ट्राइड, कॉल सेंटर भी कांग्रेस ने शुरू कर दिए, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ बीजेपी बुक। मैं गया था वहां, और वहां भी जो मैन कर रहे हैं, राजस्थान से कुछ लोग आए हैं, कुछ गुजरात से भी है, बट ओवरऑल अशोक गहलोत जिस तरह से पूरी तरह से सक्रिय थे 5 साल पहले, या राहुल गांधी थे, वो मुझे उस लेवल पर नजर नहीं आया। रघु शर्मा हैज ट्राइड,
बट इज इट इनफ? आई डोंट थिंक सो। आप आम आदमी पार्टी लीजिए, आम आदमी पार्टी इज डूइंग मोस्ट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन थ्रू संदीप पाठक। संदीप पाठक जो राज्यसभा के IIT के प्रोफेसर हैं, वो लगातार पोल्स कर रहे हैं। उन्होंने कुछ काफी हद तक माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, पर एक बार आम आदमी पार्टी की लिस्ट निकली तब आपको पता चला कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लेवल आम आदमी पार्टी में इस समय वो ताकत नहीं है 182 के 82 सीटों लड़ने के लिए एट लोकल लेवल। उनके पास उतने कैंडिडेट्स नहीं थे। यू विल सी अ नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आल्सो आर सीन एज बाहुबली। वो भी विनेबिलिटी देख रहे थे। दे आर आल्सो लुकिंग फॉर पीपल, सम ऑफ देम हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, बट द फैक्ट इज उनकी उस तरह से बेस नहीं है उस लोकल कैंडिडेट्स की जो कुछ कांग्रेस कैंडिडेट्स की है। कांग्रेस में कुछ कम से कम कुछ लोकल कैंडिडेट्स हैं जो 20-25 सालों में उस एरिया में सक्रिय रहे हैं। आम आदमी में कई नए चेहरे आए हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास भले ही एक अच्छा नैरेटिव था, आम आदमी पार्टी को एक देना पड़ेगा, इस चुनाव की जो नैरेटिव उन्होंने पकड़ ली, एजुकेशन, हेल्थ, 2 गुजरात, एक गुजरात जो आगे बढ़ रहा है, दूसरा जो बहुत पीछे हो गया है, ये जो नैरेटिव उन्होंने पकड़ी उसका काफी हद तक उन्हें सौराष्ट्र, साउथ गुजरात, ट्राइबल एरियाज में सफलता मिल सकती है इन वोट शेयर, सीटों में नहीं बट वोट शेयर। तो वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है ये इलेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे केजरीवाल जी के करीबी बता रहे थे कि परसों उन्होंने जो ट्रैकर किया है उसमें उनको 35% आ रहे हैं और 37% बीजेपी। तो मैंने कहा नॉट पॉसिबल। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप देखिएगा, आप चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। आई एग्री दैट आम आदमी पार्टी इज नॉट गोइंग टू गेट 35%, बट 15-20% वोट शेयर आ सकता है। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बन गया है। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। जिग्नेश मेवानी काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, कुछ और कैंडिडेट्स जैसे भरत सिंह के जो नुमाइंदे सेंट्रल गुजरात, वो जीत सकते हैं। बट नीदर पार्टी, सौरभ, has anyone like a Mamata Banerjee who can take on the BJP? देखिए ममता, आप लेफ्ट और बीजेपी का कंपैरिजन कीजिए। लेफ्ट बंगाल में लगातार 34 साल थी। कब कमजोर पड़ी? कमजोर पड़ी क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम, सिंगूर मुद्दे उठाए और जन आंदोलन करवाया। गुजरात में जो पेपर लीक्स का मामला बार बार उठता है, विच पॉलिटिशियंस गॉट इन्वॉल्व? क्या वो आपने उस जन आंदोलन के साथ शामिल हो गए कोई बड़े नेता या कोई पार्टी? नहीं, जनता के आंदोलन बन गए। आज अगर प्रजापति समाज हो या अन्य जो विपुल चौधरी की जो सेना हो, वो सब इंडिविजुअल लेवल्स पर कर रहे हैं। एक कलेक्टिव पैन गुजरात एजिटेशन कभी पिछले 25 सालों में नहीं हुआ है जिसने बीजेपी को कटघरे में रखा हो इन सब समस्याओं पर। केवल चुनाव 1-2 महीने पहले लास्ट मिनट करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो कांग्रेस की भी एक वीकनेस है, एक कमजोरी है। उनके कई लीडर्स सेटिंग की जो पॉलिटिक्स है कि 80% कोई ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट है, 80% बीजेपी के नेता में ले लेंगे, 20% आप विपक्ष में दे देंगे। ये जो सेटिंग होती है उससे कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है, उनके बड़े एम्बिशंस है, बट वेदर यू कैन डू इट ओवरनाइट, मुझे नहीं लगता उनके पास इस समय उस तरह के साधन है या उस तरह की ताकत है। सो आई थिंक देयर इज नो अल्टरनेटिव। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस फॉर बीजेपी इन गुजरात इज ऑल दिस एंगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किसके, वेयर विल इट क्रिस्टलाइज? कौन है वो व्यक्ति या कौन है वो पार्टी जो उसका रिप्रेजेंटेशन कर सके? पिछले चुनाव में कम से कम पाटीदार एजिटेशन, अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश रिप्रेजेंटेड सम वे दिस यूथ एंगर। इस बार वो भी नहीं है। सो इन अ वे मैं राजदीप जी आपसे यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का वोटिंग शेयर तो जो रहे वो रहे, उनके कैंपेन में भी कई कमियां रही और अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली के क्रियाकलापों को लेकर भी घिरे रहे, चाहे वो लेकर पॉलिसी हो या दूसरी चीजें हो। लेकिन अर्बन पुअर और रूरल पुअर और वेलफेयर स्कीम, ये देखिए जो पूरा ये जो रेवड़ी वाला डिस्कोर्स हुआ और ये लोग जो मोबाइल के कवर पे अपना कार्ड लेके वो घूम रहे थे, उसका भी असर दिखा। और आज अगर अजय उमर जी या दूसरे विश्लेषक अगर आम आदमी पार्टी की सूरत की 1-2 सीटों पर संभावना के बारे में बात करें तो वो सिर्फ पाटीदार वोटों के दम पर नहीं है, जो 2017 की उनकी बड़ी रणनीतिक गलती थी। क्योंकि आप जैसे पाटीदार वोटों का एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो अपने आप एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो जाएगा। आप जब उसके साथ अर्बन पुअर को क्लब करते हैं
कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तुम्हारे अस्पताल में कितना पैसा खर्च बिल्कुल हुआ, सही। तुम्हें कितना पैसा मिलता है, तो उससे डिस्कोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नहीं, अजय उमर लेकिन जी, सौरभ सौरभ या। भाई, आपको 92 सौरभ। सीट नहीं, ये सब ठीक है, आपको जीतने के लिए 92 सीट चाहिए ना। आप आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हाँ अगले वो लेवल हमने पे डिस्कस लीड- किया ही, पर मुझे लगा कि ये एक चीज ऐड कर दी जाए कि जरूर, जो एक गरीबों की राजनीति और वेलफेयर की राजनीति है बिल्कुल। गुजरात में, उसमें अगले लेवल का प्रयोग हो रहा है। अजय उमर जी, क्लोजिंग देखो, रिमार्क। राजदीप ने जो बात की ना कि किसी इश्यू के ऊपर एजिटेशन नहीं हुआ, यहाँ आम आदमी पार्टी ने या तो गलती की या कॉम्प्रोमाइज किया। मैं आपको उदाहरण दूं, एक युवराज सिंह जाडेजा करके एक युवा नेता था आम आदमी पार्टी में, अभी भी है। उसने सबसे पहले पेपर लीकेज कांड जो था वो उसने निकाला। ये वो युवराज है जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 पेपर लीकेज के इश्यू निकाले, क्योंकि वो खुद एक युवा नेता था। वो खुद अपने सौराष्ट्र के गांव से गांधीनगर में पढ़ने के लिए आया था। उसने ये सब सिस्टम को समझा, और वो सौरभ, यू विल बी सरप्राइज, वो खुद ट्यूशन पढ़ा के ये राजनीति करता था। उसने जब पेपर लीकेज पकड़ा, उसको जब जेल में डालने गया, तो उसने एक एजिटेशन चलाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर उस एजिटेशन को बंद कर दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली बाद में कुछ कॉम्प्रोमाइज ऐसा हुआ कि युवराज सिंह को बोला गया कि तुमको गांधीनगर साउथ से चुनाव लड़ाएंगे, जिस सीट पे अभी अल्पेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। और बाद में उसको टिकट देने के बाद उसकी टिकट केजरीवाल ने बदल दी और उसको बोला कि अब तुम दहगाम से लड़ो, और दहगाम से भी उसकी टिकट बदल दी और उसको कहा कि अब तुमको स्टार कैंपेनर बनाया जाता है। मुझे ये बताओ राजदीप और बाकी लोग भी, कि उसकी एक युवराज सिंह जाडेजा जो एकदम साफ प्रतिभा वाला आदमी था, जो हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर से ज्यादा क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल वाला था, उसके साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज किया गया? उसकी टिकट क्यों काटी गई? आज तक कोई समझ नहीं पाया। नहीं, इसमें मेरे पास जवाब है एक्चुअली कि दहगाम से काटी, लेकिन फिर उसने लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि एकदम अंदरूनी बात है, लेकिन मामला एक्चुअली ये था कि आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम सभी कैंडिडेट को मदद करेंगे थोड़ी थोड़ी लड़ने में। चुनाव लड़ने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही और बोल रही है बहुत सारे लोगों को कि आप लड़िए चुनाव, लड़िए चुनाव। और किसने बोला? और जिस सीट पे लड़ना था उनको चुनाव, तो वहां उनकी संभावनाएं नहीं थी जीतने की। दूसरा कि उनको जब पार्टी में लिया गया था तो बताया था कि बहुत अच्छा आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किए जाएगा, लेकिन फिर होता है ग्रुप में बढ़ जाना। तो आम आदमी पार्टी में भी यही दिक्कत है कि गोपाल इटालिया का अलग ग्रुप चलता है, ईसुदान गढ़वी का अलग है। तो गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, इनका एक अलग ग्रुप है, ईसुदान गढ़वी का अलग है, और दोनों में से किसी भी ग्रुप में ना होना, तो एक ये भी परेशानी आई उनको लेकर। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो माहौल बना दिया आम आदमी पार्टी ने, लेकिन फिर उसको कैच नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, एक एक करके बात जी। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या ये सही है कि बीजेपी में भी बहुत गुटबाजी थी? आनंदीबेन पटेल जो थी, उनके ग्रुप, हालांकि भूपेंद्र पटेल उनके ग्रुप से जाने जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उस ग्रुप को एक तरह से एक तरफा किया गया है, और एक तरह से अमित शाह ने पूरे इस चुनाव में अपना एक दबदबा रख दिया। इसके पहले लग रहा था कि बीजेपी में भी गुटबाजी बहुत थी, लेकिन इस बार अमित शाह ने अपनी बात रखी, और ये डर फैला गया कि अगर ये नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी का डर भी डिलिबरेटली किया गया ताकि अपनी ताकत उस सीट डिस्ट्रीब्यूशन में हो? क्या ये सही है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में राजदीप 100% अमित भाई शाह का से रहा है, और जो कहीं भी वीटो लगा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही लगाया है। लेकिन जो देवांशी जो बात कर रही है ना, उस बात से मैं आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गोपाल इटालिया हो या मनोज सोरठिया हो या धार्मिक मालविया हो या अल्पेश कथेरिया हो, ये सब पाटीदार अनामत आंदोलन ग्रुप वाले थे। ईसुदान गढ़वी जो था वो उसी केस में फंस गया, और उसको आपको याद भी होगा कि कमलम में उसको मोलेस्टेशन और दारू पीने वाले केस में फंसा दिया गया। बाद में ईसुदान को भी जेल में जाना पड़ा, लेकिन ईसुदान भी ओबीसी की पॉलिटिक्स करता था, और बेचारा ये युवराज सिंह जाडेजा क्षत्रिय कम्युनिटी वाला था। तो जाडेजा को, दरबार को, ठाकुर को किसी ने मदद नहीं की, न ईसुदान ने की, न गोपाल इटालिया वाले ग्रुप ने की, और एक अच्छा नेता जो आम आदमी पार्टी के पास था वो बिल्कुल साइडलाइन हो गया, उसको कहीं से टिकट ही नहीं दी। हाँ, और उसको जहाँ क्या जाना चाहिए था वो भी यूज नहीं किया। एक का एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे वो आनंदीबेन पटेल वाला बताया, एक लुणावाड़ा विधानसभा सीट है, जेपी पटेल,
जेपी पटेल लड़ रहे तो वो आनंदीबेन के काफी करीबी माने जाते हैं। हाँ, कि टिकट कटने के पीछे उनको ऐसा लगता है कि उनकी टिकट इसलिए कट गई, वो वहां पे जिला अध्यक्ष रहे थे भाजपा के। महिसागर जिला अध्यक्ष थे, पहले पंचमहाल के जिला अध्यक्ष थे। तो उनको ऐसा लगता है कि आनंदीबेन के करीबी थे तो उनकी टिकट काट दी गई। चलिए, ये टिकट कटने का और इन सब का सिलसिला चलता रहेगा। राहुल श्रीवास्तव जी से क्लोजिंग रिमार्क लेते हैं बिफोर वी क्लोज दिस सेशन। राहुल जी। सौरभ, जहां पे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो गलतियां ये सब चीजें हैं कि उन्होंने बीटीपी के साथ टाई अप किया और बीटीपी के साथ क्या किया, तमाम चीजें आएंगी। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के आने ने ऐसे मुद्दों को गुजरात में उठाना शुरू करवाया जो कांग्रेस नहीं उठा रही थी, कि वो बात जिसका फसाने में जिक्र ना था, चुनाव के फसानों में जिन चीजों का जिक्र नहीं था, आम आदमी उसको ले आया। वो एक पॉजिटिव एलिमेंट है। उसके बाद अगर आप ट्रांजिशन देखिए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन दिखेगा आपको। शुरू में जब नरेंद्र मोदी जी की रैली शुरू हुई तो उसके अंदर फोकस जो था वो डेवलपमेंट था और उसके अंदर तमाम डेवलपमेंट की बातें हुआ करती थी। सेकेंड राउंड जब रैलीज का शुरू हुआ, अगर उसमें पैटर्न देखें तो राहुल गांधी के खिलाफ एक ऑफेंसिव शुरू हो गया। ऑफेंसिव में टारगेटिंग हुई कि वो मेधा पाटकर के साथ हैं, ये वो लोग हैं जिनके कारण 30 साल तक नर्मदा डैम लेट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फेज आते आते एंटी ट्राइबल हैं और कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग में टेरर में सिंपैथेटिक हैं। उसके बाद आ गया उनके पास ये रावण और औकात और ये मुद्दे आ गए। कुल मिलाकर के आप देखिए कि एक कांग्रेस की तरफ एक फोकस आया, जो कि राजदीप ने एक जिक्र किया था कि अटेम्प्ट ये था कि नेशनल इशू पे नेशनल पार्टी के साथ कैंपेन को एक डायरेक्ट बैटल दिखाया जाए, क्योंकि आप वाज ए राइजिंग फोर्स। डेफिनेटली आपने बीजेपी को परेशान किया था इन पूरे मुद्दों को उठा करके और नेशनल इश्यूज और नेशनल प्लेयर पे खेल को लाने की कोशिश थी। लेकिन सौरभ, कांग्रेस की जो बात है ना, उसमें आई थिंक देयर इज अ लेसन फॉर द बीजेपी, क्योंकि अहमद फराज साहब का एक शेर है, तू भी हीरे से बन गए, हम भी कल जाने क्या क्या हो जाएंगे। तो साहब, कांग्रेस ने लगता है कुछ इतनी सारी गलतियां की हैं अपने राज्य में कि आज तक जनता उसको भूली नहीं है। कि ये जो फियर फैक्टर हम कह रहे हैं वो क्या इतना टेंजिबल है, आज भी उसको 27 साल की रूलिंग के बाद बीजेपी पब्लिक को रिमाइंड कर पाती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सबक है। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा इतना पोटेंट है कि वो 14, 17, 19, 22 अभी तक कहीं प्ले में है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और बीजेपी के लिए भी कि साहब आप अपने टेन्योर में क्या कर रहे हैं उसका एक रिकॉल याद रखिए कि ऐसा होगा शायद कि आप बहुत साल तक सत्ता में नहीं आ पाएंगे। मेरे ख्याल से गुजरात में ये एक बहुत अच्छी स्टडी बन रही है पॉलिटिकल, कि एक पॉलिटिकल पार्टीज जो एक लंबे समय तक करते हैं उसका क्या इंपैक्ट होता है लॉन्ग टर्म। और यही शायद आम आदमी पार्टी के लिए बन जाएगा कि आप जो अभी पॉलिटिकल रनअप में कर रहे हैं अपनी राइज के लिए, क्या वो आपके लिए एक टेलिंग फैक्टर बन जाएगा, और बीजेपी के लिए सत्ता का जो पीरियड है वो क्या आगे बनेगा। आई थिंक इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा गुजरात की आगे की पॉलिटिक्स का। सौरभ, आपने एक सवाल पूछना चाहिए, आफ्टर मोदी हु? ये 50 की दशक में, 60 के दशक में जब कांग्रेस इस देश की डोमिनेंट पार्टी थी, सवाल पूछा जाता था आफ्टर नेहरू हु? इंदिरा गांधी जब डोमिनेंट थी, आफ्टर इंदिरा हु? दिस क्वेश्चन इन गुजरात जब आप लोगों से पूछते हैं आफ्टर मोदी हु, तो फिर वो सवाल आता है 8 सालों में आपके 3 मुख्यमंत्री हुए, कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति जो एक तरह से आपकी पार्टी को आगे ले जा सकता है? जी, मुझे अभी लगता है तो I think in the last 8 years, the party has gone back, even as brand Modi is bigger than brand BJP today in Gujarat. बिल्कुल